अपनी ही आंखें गौच करके अपनी छोटी बहन को दे दिया, सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन जब वो एम्परर बन गई तो उसने बाकी 9 एम्परर रेल्म कल्टिवेटर्स के साथ मिलकर मुझे ही रीइंकार्नेशन सील के अंदर सील कर दिया और धीरे धीरे मुझे रिफाइन करके मारने लगी। मौत से बिल्कुल पहले रीइंकार्नेशन सील ने मेरी पूरी जिंदगी की हर मेमोरी सबके सामने प्रोजेक्ट करनी शुरू कर दी। उस वक्त सारे राइचस कल्टिवेटर्स उस सील के आसपास इकट्ठा हो गए थे। चाहे मैं ऑलरेडी सील के अंदर बंद था, फिर भी कोई रिलैक्स नहीं कर रहा था जब तक वो मुझे पूरी तरह वाइप आउट होता हुआ ना देख ले। आखिर मैं दुनिया का वन एंड ओनली हेवन अर्थ सुप्रीम कल्टिवेटर जो था। तभी एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, रीइंकार्नेशन सील एक एंशिएंट डिवाइन आर्टिफैक्ट है, इसे 3 दिन दो और ये इसे कंप्लीटली रिफाइन कर देगा। वो आदमी था वैंग टेंग, राइचस अलायंस का लीडर, और वही था जिसने स्नीक अटैक करके मुझे पहली बार रीइंकार्नेशन सील के अंदर बंद किया था। जैसे ही वैंग टेंग ने अपनी बात खत्म की, सील के अंदर मेरा बॉडी धीरे धीरे टूटने लगा, लेकिन अगले ही सेकंड मेरी फिगर अचानक सील के अंदर से गायब हो गई। सब लोग घबरा गए, क्या हो रहा है? क्या हेवन अर्थ एम्परर को इवन एक एंशिएंट डिवाइन आर्टिफैक्ट भी रोक नहीं सकता? जब सब लोग पैनिक कर रहे थे, तब वैंग टैंग सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा रहा था। उसने ठंडे अंदाज में कहा, रिलैक्स सब लोग, जब रीइंकार्नेशन सील किसी को रिफाइन करता है तो उसकी पूरी लाइफ रीप्ले करता है। अभी जो हो रहा है वो बस हेवन अर्थ एम्परर का पास्ट दिखा रहा है और ये प्रूव करता है कि वो अभी रिफाइन हो रहा है। सब ने चैन की सांस ली। इसी बीच मैं अभी अभी इस नए बॉडी में अराइव हुआ था। मैंने सोचा था कि हेवन अर्थ एम्परर होने का मतलब होगा फुल लग्जरी लाइफ जीना, लेकिन जैसे ही मैंने मेमोरी फ्रैगमेंट्स मर्ज किए, मैं बिल्कुल स्टन रह गया। मुझे चोजन वन और उसकी राइचस अलायंस ने सील कर दिया था और सिर्फ 3 दिन बाद मैं कंप्लीटली इरेज हो जाऊंगा। ये लिटरली सबसे वर्स्ट स्टार्टिंग हैंड था जो मिल सकता था। मुझे जल्दी जल्दी मेमोरी फ्रैगमेंट्स देखने थे और कोई एस्केप का रास्ता ढूंढना था। सील के बाहर वैंग टैंग ठंडे टोन में बोला, क्यों ना हम सब इस मौके का यूज करें और देखें कि हेवन अर्थ एम्परर ने कितने डर्टी काम किए हैं। काफी लोग इस बात पर अग्री कर गए, लेकिन उसी वक्त आइस एम्प्रेस निंग बिंग वहां से जाने वाली थी। प्लान था कि 3 दिन बाद वापस आएंगी। उसका असली नाम था बाई निंग बिंग और वो थी हेवन अर्थ एम्परर की अपनी छोटी बहन। वैंग टैंग मुस्कुराकर बोला, निंग बिंग, तुम्हें तो ये जरूर देखना चाहिए। हम कल्टिवेटर्स तभी ग्रो करते हैं जब हम अपने नाइटमेयर्स का सामना करते हैं। तभी एम्प्रेस कॉन्सॉर्ट उड़कर बाई निंगबिंग के पास आई और बोली, छोटी बहन, बस देख लो, मैं तुम्हारे साथ देखूंगी। वैंग टैंग सही कह रहा है, ये नाइटमेयर हमें बहुत टाइम से हॉन्ट कर रहा है। अब टाइम आ गया है इसे फेस करने का। वैंग टैंग की आंखों में अजीब सी लालच जल रही थी जब उसने उन दोनों को देखा, फिर बाकी 9 एम्प्रेसेस पर नजर डाली। इससे पहले उसकी हिम्मत तक नहीं होती थी कि वो इनमें से किसी एम्प्रेस की आंखों में सीधा देखे, लेकिन अब हेवन अर्थ एम्परर सील हो चुका था। उसने मन ही मन सोचा, जैसे ही वो कंप्लीटली रिफाइन हो जाएगा, मैं उसकी जगह नया हेवन अर्थ एम्परर बन जाऊंगा और फिर मैं इन सभी 9 एम्प्रेसेस को अपनी इंपीरियल कॉन्सॉर्ट्स बना लूंगा। सील के अंदर मैं धीरे धीरे होपलेस महसूस करने लगा था। मेरी इनसेन कल्टीवेशन लेवल के बावजूद अंदर से रीइंकार्नेशन सील तोड़ना इम्पॉसिबल था। तभी मेरी नज़र हॉल में खड़ी 9 एम्प्रेसेस पर पड़ी। ये वही लोग थे जो कभी मेरे सबसे करीबी हुआ करते थे। मुझे समझ आ गया, बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, इन सब को फिर से अपनी साइड पर लाना और उनसे सील तोड़वाना। यही मेरी लास्ट होप थी, क्योंकि रीइंकार्नेशन सील रिफाइंड इंसान का पास्ट दिखाता है। मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा सिस्टम को ट्वीक करूंगा और एडिटेड वर्जन सबको दिखने दूंगा। बचपन से ही मैं ड्रामेटिक रिवेंज नॉवेल्स पढ़ता आया था, इसलिए मैं तब तक नहीं रुकने वाला था जब तक सारी 10 एम्प्रेसेस रोकर मुझसे फॉरगिवनेस ना मांग ले। लेकिन एडिट्स ज्यादा ऑब्वियस भी नहीं होने चाहिए थे, बस थोड़े सटल चेंजेस। और सबसे पहले मैंने फोकस किया बाई निंगबिंग पर। वो थी हेवन अर्थ एम्परर की छोटी बहन और दुनिया की पहली इंसान जिसने कभी उसे जाना था। और वैसे भी बचपन की मेमोरीज हमेशा थोड़ी फजी ही होती है। बाई निंगबिंग को क्लियरली कुछ याद नहीं होगा और इसी वजह से उसे अपनी साइड पर लाना काफी ईजी हो गया। फिर अचानक रीइंकार्नेशन सील चमक उठा और एक सीन पूरे हॉल के सामने प्ले होने लगा। इमेज में एक शांत सा छोटा फिशिंग विलेज दिख रहा था जो पहाड़ों के बीच छुपकर बसा हुआ था। एक छोटी सी फैमिली, 3 लोग, एक रफ वुडन टेबल के आसपास बैठकर खाना खा रही थी। फादर एक मजबूत ब्रॉड मिडिल एज्ड आदमी थे और मदर एक सॉफ्ट स्पोकन जेंटल औरत। उनका पेट क्लियरली सोलन था, मतलब वो फिर से प्रेग्नेंट थी। और टेबल पर बैठा वो 5 साल का छोटा लड़का कोई और नहीं बल्कि बचपन का हेवन अर्थ एम्परर ही था। ये सीन देखकर बाई निंगबिंग धीरे से बोल उठी, रुको, क्या वो मेरे पेरेंट्स हैं? उसे तो जन्म के दिन से ही अपने पेरेंट्स की कोई मेमोरी नहीं थी। तब फादर हंसते हुए बोले, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ अभी बच्चा पैदा करने वाली है,
तुम्हें छोटा भाई चाहिए या छोटी बहन? छोटा लड़का तुरंत बोला, मुझे छोटी बहन चाहिए। पड़ोस में लिटिल हु हमेशा अपनी छोटी बहन की तारीफ करता रहता है कि वो कितनी स्वीट और वेल बिहेव्ड है, इसलिए हाँ, मुझे भी छोटी बहन चाहिए। फिर उसने गर्व से कहा, मैं टाउन में बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा हूँ और मैंने ऑलरेडी उसका नाम भी सोच लिया है, निंग बिंग। हॉल में खड़े सब लोग शॉक्ड हो गए, किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। निंग बिंग एम्प्रेस का नाम खुद हेवन अर्थ एम्परर ने दिया था। ये सोचकर कि उसका नाम उसने दिया था, बाई निंगबिंग को अचानक अपने ही नाम से घृणा होने लगी। सीन आगे बढ़ा। ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपने फादर के साथ फिशिंग पर गया। उनकी प्रैक्टिस्ड स्किल से उन्होंने 5 ईल्स पकड़ ली। मैं उन्हें टाउन ले गया और कुछ कॉपर कॉइन्स में बेच दिया। फिर सीधा उस बुकशॉप की तरफ दौड़ गया जहां जाने का मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। उस साल में मैंने बहुत सारी नॉलेज सीखी और पहली बार कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में जाना। लोग कहते थे कि पावरफुल कल्टीवेटर्स तलवार पर उड़ सकते हैं। एक पुरानी किताब में मैंने हेवनली आई के बारे में पढ़ा, जो सुप्रीम रेलम में मिलता है। लेजेंड ये थी कि जो भी हेवनली आई के साथ पैदा होता है वो एक दिन अनबीटेबल बन जाता है। ये सुनते ही बाई निंगबिंग की आंखों में एक तेज दर्द चमक गया। उसने धीरे से कहा, तो सिर्फ अनबीटेबल बनने के लिए तुमने मेरा हेवनली आई चुरा लिया था। सबको लगने लगा कि यंग हेवन अर्थ एम्परर ने हेवनली आई के बारे में पढ़कर लालच कर लिया होगा और इसी ग्रीड की वजह से उसने बाद में निंगबिंग एम्प्रेस का हेवनली आई छीन लिया। सीन फिर बदला। सूरज ढल रहा था। मैं अपनी रीडिंग फिनिश करके खुशी खुशी गांव की तरफ वापस लौट रहा था, लेकिन जैसे ही मैं गांव पहुंचा मेरे कदम वहीं जम गए, क्योंकि मेरे सामने जो सीन था उसे देखकर मेरी सांसें तक रुक गए। पूरे गांव में लाशें बिखरी हुई थीं। हर तरफ सिर्फ डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज। लेक का पानी भी लाल हो चुका था, जैसे खून से भर गया हो। जब मैं घर पहुंचा तो जो मैंने देखा उसने सब कुछ और भी बुरा बना दिया। मेरे फादर और मदर दोनों जमीन पर बेहोश गिरे हुए थे और मेरी माँ, उनका पेट अब भी सोलन था, लेकिन अंदर जो बेबी था वो कभी दुनिया में आ ही नहीं पाया। वो वूम के अंदर ही मर चुका था। ये सीन देखकर बाहर खड़ी राइटियस अलायंस में लिटरली शॉक वेव्स फैल गई। किसी ने हैरानी से कहा, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। अगर बाई निंगबिंग कभी पैदा ही नहीं हुई तो फिर निंगबिंग एम्प्रेस आखिर आई कहां से? किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और बाई निंगबिंग वो बस वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया हो। सीन के अंदर मैं जमीन पर बैठा फूट फूट कर रो रहा था। मैं रोते हुए बोल रहा था, सुबह तक सब कुछ ठीक था, मैंने तो अपनी छोटी बहन के लिए नाम तक चूज कर लिया था और अब सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे वो एक पुरानी जिंदगी थी। तभी मेरे फादर ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। अपनी बची हुई आखिरी ताकत जोड़कर उन्होंने सिर्फ 2 शब्द निकाले, भागो। फिर धीरे से कहा, येलो एम्परर से सावधान रहना। और उसके तुरंत बाद वो हमेशा के लिए चले गए। मैं तुरंत नहीं भागा। मैं घुटनों के बल बैठा और अपने पेरेंट्स के सामने 3 बार काउटाव किया। उसके बाद मैंने पूरे गांव में किसी सर्वाइवर को ढूंढने की कोशिश की। ये ब्रूटल सीन देखकर सॉर्ड गॉडेस एम्प्रेस के अंदर गुस्सा जल उठा। उसने दांतों को भींच कर कहा, तुम भी वही दर्द से गुजरे थे। तुम्हारा पूरा गांव मिटा दिया गया था, फिर भी तुमने मेरा पूरा सॉर्ड गॉड क्लैन मैसेकर क्यों किया? जब मुझे कंफर्म हो गया कि कोई और जिंदा नहीं बचा, मैंने बचा हुआ थोड़ा सा खाना उठाया और सीधा पहाड़ों की तरफ भाग गया। वो गहरा जंगल डेंजरस बीस्ट से भरा हुआ था। बड़े बड़े अडल्ट्स भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन मैंने अपने फादर से सीखी हुई हर हंटिंग स्किल यूज की। कांटों के कट्स का दर्द झेलते हुए मैं वहां 3 दिन और 3 रात जिंदा रहा। तीसरे दिन तक मेरे सारे आंसू सूख चुके थे और जो मेरी आंखों से निकल रहा था वो आंसू नहीं, खून था। जब खाना खत्म हो गया मैंने डिसाइड किया कि मैं टाउन जाकर छुप जाऊंगा और उस दिन का वेट करूंगा जब मैं अपना बदला लूंगा। लेकिन जब मैं टाउन पहुंचा तो मेरी उम्मीद वहां भी टूट गई। पूरा टाउन भी बर्बाद हो चुका था, बिल्कुल वही तरीका जैसे मेरे पेरेंट्स को मारा गया था। और सिर्फ टाउन ही नहीं, आसपास के सारे विलेजेस भी वाइप आउट हो चुके थे। मैं वापस गया और अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेव बनाई। उन्हें लास्ट रिस्पेक्ट देने के बाद मैं वहां रुक नहीं सकता था, क्योंकि उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उस पूरे एरिया पर कोई कर्स लग गया हो। सारा खाना सूख कर सड़ चुका था। मैंने अपने फादर के हंटिंग टूल्स और उनका बो उठाया और फिर से पहाड़ों की तरफ निकल गया। जब मुझे प्यास लगती मैं जंगल की वाइल्ड बेरीज खाता, जब भूख लगती मैं शिकार करता। शुरू में मैं हंटिंग में बहुत वीक था, लेकिन धीरे धीरे मैंने सब सीख लिया। जब मैं जंगल के दूसरी तरफ पहुंचा तब मेरी मुलाकात हुई एक बहुत बड़े सफेद टाइगर से। साइज के हिसाब से मेरा उसके सामने 0 चांस था। थोड़ी देर तक स्ट्रगल करने के बाद मैं जमीन पर गिर गया। बिल्कुल थक कर व्हाइट टाइगर अपना मुंह खोलकर सीधा मेरी तरफ जंप कर गया। मेरी विजन ब्लर होने लगी और उस पल मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट जल रहा था, मुझे जिंदा रहना है। उसी जिंदा रहने की जिद ने मुझे एक नई ताकत दी। उस मोमेंट मेरी लेफ्ट आई
आई की प्यूपिल 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गई। मेरे बॉडी से एक मैसिव प्रेशर एक्सप्लोड हो गया और उसी वक्त हेवनली आई अवेकन हो गया। बाहर खड़ी राइटियस अलायंस फिर से हल्ला मचाने लगी। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हेवन अर्थ एम्परर के पास पहले से ही हेवनली आई था। सिर्फ हेवनली आई ही एक अनबीटेबल पाथ माना जाता था। और ये देखकर बाय निंगबिंग डिसबिलीफ में चिल्लाई, तुम्हारे पास पहले से हेवनली आई था, फिर तुमने मेरा क्यों छीना? तभी वांग टैंग फिर से आगे बढ़ा और सिचुएशन को हेवन अर्थ एम्परर के अगेंस्ट घुमाने लगा। उसने जोर से कहा, सब लोग ध्यान से देखो, इसके पास हेवनली आई सिर्फ एक आंख में है, दोनों में नहीं। जरूर इसने नोटिस किया होगा कि निंगबिंग एम्प्रेस के पास भी एक हेवनली आई है और इस लालच ने इसे करप्ट कर दिया होगा। ये अपनी हेवनली आई को कंप्लीट करना चाहता था, ड्यूअल हेवनली आई पाकर ट्रूली अनबीटेबल बनना चाहता था। जैसे ही हेवनली आई एक्टिवेट हुआ, मुझे क्लियरली दिखने लगा कि व्हाइट टाइगर की मूवमेंट्स ऑलमोस्ट स्लो हो चुकी थी, जैसे सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा हो। सिर्फ एक रोल मारा और मैं आसानी से उस टाइगर के अटैक को डॉज कर गया। उस वक्त मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एक्चुअली हेवनली आई की पावर एक्टिवेट हो चुकी थी। फिर जब व्हाइट टाइगर दोबारा मेरी तरफ झपटा, मैंने तुरंत एक लो स्लाइड मारा और सीधा उसके नीचे से निकल गया। मेरा चॉपर सीधा टाइगर के पेट में घुस गया और उसके स्टमक पर एक लंबा गहरा गैश फाड़ दिया। व्हाइट टाइगर ने एक आखिरी जोरदार रॉर किया और फिर हमेशा के लिए चुप हो गया। मैं लेक की तरफ गया अपने हाथों से खून धोने के लिए और तब पानी के रिफ्लेक्शन में मैंने अपनी लेफ्ट आई की प्यूपल देखी। तब मुझे समझ आया, मैंने वो चीज अवेकन कर ली थी जो एंशिएंट बुक में लिखी थी, हेवनली आई। मैं वहीं टूट गया, रो पड़ा, पापा, माँ, आपकी मौत का बदला जरूर लूंगा। अगले कुछ दिनों में मैंने व्हाइट टाइगर की हाइड से एक कोट बनाया और उसका मीट सुखाकर फ्यूचर के लिए स्टोर कर लिया। एक रात अचानक मुझे आवाजें सुनाई दी। मैं तुरंत छुप गया और धीरे से देखने लगा। एक आदमी और एक औरत भागते हुए जा रहे थे, उनके हाथों में कुछ था। मैं ध्यान से सुनने लगा, उनकी आवाज हल्की सी सुनाई दे रही थी। इस छोटी सी बोझ को यहीं छोड़ देते हैं, खुद ही सरवाइव कर लेगी, चलो जल्दी चलो। क्या शराब है ये। उन्होंने जो बंडल पकड़ा हुआ था उसे जमीन पर फेंका और बिना पीछे देखे भाग गए। रात बिल्कुल अंधेरी थी, मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उस बंडल में लिपटी हुई छोटी सी बेबी गर्ल, उसे मैं क्लियरली देख सकता था। बेबी जोर जोर से रो रही थी। मैं तुरंत उसके पास दौड़ा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे ही मैंने उसे उठाया, वो तुरंत रोना बंद कर गई, बस मुझे देखकर ब्लिंक कर रही थी और हल्की सी गिगल कर रही थी। मुझे समझ नहीं आया कैसे कोई अपनी ही बेटी को यूं छोड़ सकता है, लेकिन कुछ ही पल बाद वो फिर से जोर जोर से रोने लगी। तब मुझे याद आया, बड़े लोग कहते थे पेट भरा हो तो आंसू रुक जाते हैं, पर हम तो जंगल के बीच थे, यहाँ दूध कहाँ से मिलता। मैंने अपने आप को स्ट्रांग किया और अपनी ही उंगली को जोर से डांट लिया। खून तुरंत बहने लगा। मैंने अपनी खून से भरी उंगली उसके मुंह के पास ले गया और वो इंस्टिंक्टिवली उसे चूसने लगी। रिलीफ, उसका रोना फाइनली रुक गया। लेकिन जैसे ही मेरी उंगली का खून खत्म हुआ, वो फिर से जोर जोर से रोने लगी। मैं तुरंत दूसरी उंगली को भी काट दिया और उसे पूरी रात खून पिलाता रहा। बस इसी तरह मैं उसे शांत रख पाया और मैं धीरे धीरे बिल्कुल कमजोर पड़ता जा रहा था। ये सब देखकर बाइंडिंग बिंग के अंदर इमोशंस का तूफान उठ रहा था। अगर वो बेबी वही थी तो उसकी जिंदगी TND की वजह से ही बची थी। मैं उस बेबी को लेकर पहाड़ के नीचे एक छोटे से विलेज की तरफ चल पड़ा। मैंने विलेज चीफ को पूरी कहानी बता दी। ओल्ड चीफ ने तुरंत किसी को भेजा बाकी विलेजेस को बुलाने के लिए। थोड़ी देर बाद एक आदमी और एक औरत भागते हुए वहां आए। ड्रामेटिक, वो दोनों जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगे, मेरी बेबी, मेरी बेबी। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया और कहा, रुको, कल रात तुम दोनों ही तो थे जो इस बच्ची को जंगल में छोड़कर गए थे। जैसे ही मैंने ये कहा, अचानक वो दोनों भड़क गए, जैसे मैंने उनकी पूंछ पर पैर रख दिया हो, और जोर से चिल्लाए, ये हमारी ही औलाद है, हमारा अपना खून। बिल्कुल, कैसे पेरेंट्स होते हैं जो अपनी ही बेटी को यूं फेंक देते हैं। मुझे 100% श्योर नहीं था कि वही लोग थे, लेकिन थोड़ी देर हेजिटेट करने के बाद मैंने बेबी उन्हें वापस दे दी। सूरज ढल रहा था, शाम हो रही थी। मैं वहां से निकलकर और आगे एक्सप्लोर करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जाने से पहले मैंने सोचा एक बार उनके घर के पास से होकर देख लूं सब ठीक है या नहीं। जैसे ही मैं उनके खिड़की के पास पहुंचा, अचानक मुझे बेबी की जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी और साथ ही आदमी की चिड़चिड़ी आवाज। इस ब्रैट कभी रोना बंद ही नहीं करती। मैं यहाँ सोने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे भी वो लड़का चला गया है, क्यों ना इसे दोबारा कहीं फेंक दे। उसी वक्त औरत की आवाज बीच में आई, अगर कोई नोजी आदमी इसे फिर वापस ले आया तो इसे फेंकने की जगह इसे बेच देते हैं, किसी दूसरे गांव में चाइल्ड ब्राइड बनाकर बेच देंगे। बस उसी पल मैंने जोर से दरवाजा लात मारकर खोल दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? खुद को पेरेंट्स कहते हो। मेरे हाथ में पहले से ही वुड कटर की ब्लेड और बो था, लेकिन वो आदमी बिल्कुल नहीं डरा। वो मेरी बेटी है, मैं उसके साथ जो चाहूं वो करूंगा। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली और ठंडी आवाज में कहा, तुम कह रहे थे इसे बेचना चाहते हो, ठीक है, मैं इसे खरीदता हूँ। आदमी और औरत दोनों मुझे हैरानी से देखने लगे। तू खरीदेगा? तू तो खुद एक छोटा सा बच्चा है,
तेरे पास पैसे हैं? मैंने उन्हें रुकने को कहा और बिना वक्त गवाए सीधा पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ा। डर था कहीं कुछ गलत न हो जाए। मैं वापस आया और व्हाइट टाइगर की डेड बॉडी को घसीटते हुए उनके घर के सामने ले आया। ये व्हाइट टाइगर, क्या ये तुम्हारे लिए काफी है? औरत तो खुशी से उछल पड़ी। हाँ, ये काफी है। लेकिन आदमी की लालच और बढ़ गई। नहीं, इतना काफी नहीं है। जो टाइगर स्किन कोट तू पहने हुए हैं वो भी दे। जैसे ही उसने मेरा कोट पकड़ा तब जाकर उसने बेबी मुझे वापस दी। ये बेकार लड़की अब तेरी है। अब से ये तेरी चाइल्ड ब्राइड है। जो चाहे कल। मैंने उसे बहुत संभाल कर अपनी बाहों में लिया। जैसे ही मैंने उसे पकड़ा वो तुरंत रोना बंद कर गई और एक सबसे प्यारी सी स्माइल दे दी। फिर मैं उसे लेकर अंधेरे में गायब हो गया। हमारा कोई घर नहीं है, न मेरा न तुम्हारा। आज से सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। हम कभी अलग नहीं होंगे। उसी वक्त मुझे याद आया, मैं हमेशा पापा से कहता था मुझे एक छोटी बहन चाहिए। मैंने उसकी तरफ प्यार से देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरी छोटी बहन हो। जब तक मैं खाना खाऊंगा तुम कभी भूखी नहीं रहोगी। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगा पाएगा। आज से तुम्हारा नाम है बाइनिंग बिंग। उस पल अलायंस के सब लोग समझ गए वो बेबी गर्ल कोई और नहीं, एम्प्रेस निंगबिंग ही थी। कुछ लोग तो ये भी सोचने लगे कि एम्प्रेस निंगबिंग पर टीएनडी का बहुत बड़ा एहसान है। खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन रिश्ता फैमिली से भी गहरा था। तब बाइनिंग बिंग ने धीरे से कहा, टीएनडी ने मेरी जान बचाई थी, मैं उनकी कर्जदार हूँ। जब ये सब खत्म हो जाएगा मैं क्लोज डोर सिक्लूजन में चली जाऊंगी और फिर कभी इस दुनिया में कदम नहीं रखूंगी। उस गांव से दूर जाने के बाद मैंने एक सेफ जगह ढूंढी और छोटी निंगबिंग को बाहों में पकड़कर सो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली मैं तुरंत अगले गांव की तरफ चल दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये थी, निंगबिंग को खिलाया कैसे जाए। वो अभी सिर्फ मिल्क ही पी सकती थी, कुछ और खा नहीं सकती थी। शाम तक मैं अगले गांव पहुंच गया। वहां बहुत सारे कैटल और शीप थे, लेकिन मुझे डर था कहीं एनिमल मिल्क उसके लिए ठीक ना हो। मैं हर जगह पूछता रहा, लेकिन कोई नर्सिंग मदर नहीं मिली। इसलिए मैं आगे बढ़ता रहा। एक नहीं, दो नहीं, 3 और गांव चेक किए और फाइनली मुझे एक नर्सिंग मदर मिल ही गई। लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस थी। वो नर्सिंग मदर सीधा कह दिया, मैं निंगबिंग को दूध तभी पिलाऊंगी अगर तुम बदले में कुछ लाओगे। बस फिर क्या था। उस दिन से लेकर मैं रोज पहाड़ों में शिकार करने जाता और मीट लाकर उसे एक्सचेंज करता ताकि वो निंगबिंग को दूध पिला सके। ये सिलसिला बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा। पहले मैं थोड़ा गोल मटोल और हेल्दी था, लेकिन रोज भागना, शिकार करना ने मुझे धीरे धीरे बिल्कुल पतला बना दिया। लेकिन जब भी मैं निंगबिंग के गालों को रोज थोड़ा और गुलाबी होता देखता, मैं बस एक ही बात सोचता, हाँ ये सब वर्थ है। कुछ विलेजर्स मुझे देखकर पिघल जाते थे। उन्होंने सजेस्ट भी किया, निंगबिंग को छोड़ दो, अपनी लाइफ आसान बनाओ। मैंने तुरंत मना कर दिया, वो मेरी बहन है। जब तक मेरे पास खाना होगा वो कभी भूखी नहीं रहेगी। किसी भी हाल में मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो औरत जो निंगबिंग को दूध पिलाती थी वो भी पूरी तरह पत्थर दिल नहीं थी। जब उसने देखा कि मैं कितना पतला हो गया हूँ तो उसने अपनी कंडीशंस थोड़ी हल्का कर दी। इससे मेरी टेंशन थोड़ी कम हो गई। फिर एक दिन, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, छोटी निंगबिंग ने अपना पहला वर्ड बोला, डा डा। उसकी छोटी सी आवाज़ में, डा डा। मैं तो खुशी से झूम उठा, लेकिन तुरंत उसे करेक्ट किया, नहीं बोलो बिग ब्रदर। लेकिन वो बस डाडा ही बोलती रही। मैं बार बार करेक्ट करता रहा और फाइनली थोड़ी प्रोग्रेस हुई। इस बार उसने बोला ग ग ब्रो। हाँ, थोड़ा गुओ गोलो जैसा लग रहा था, लेकिन चलो प्रोग्रेस तो प्रोग्रेस होती है। उसके बाद मेरी टीचिंग में निंगबिंग का वोकैबुलरी धीरे धीरे बढ़ने लगा। हॉर्सी हॉर्सी, जो भी छोटी निंगबिंग चाहती थी मैं उसे लाकर देता। आखिरकार मीट बेच बेचकर जो कॉइन्स सेव किए थे उनसे मैंने एक पुराना छोड़ा हुआ घर खरीद लिया। अब हमारे पास अपना घर था, सिर्फ हम दोनों का। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि मैं काफ़ी टाइम तक मैल नरिश्ड रहा। अपनी एज के बच्चों से कंपेयर करूं तो मैं बहुत ही ज़्यादा अंडरवेट हो गया था। ये सब यादें देखकर भीड़ में हल्की हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। सच कहें तो यंग तिएनडी ने एम्प्रेस निंगबिंग का बहुत ख्याल रखा था। कुछ लोग तो ये भी सोचने लगे कहीं निंगबिंग तिएनडी की चाइल्ड ब्राइड तो नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने निंगबिंग की आंखों का लुक देखा, किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ और बोलने की। और निंगबिंग खुद अंदर ही अंदर सोच रही थी, क्या मैं सच में उसकी चाइल्ड ब्राइड थी? फिर बाद में तुम बदल क्यों गए? जब निंगबिंग थोड़ी बड़ी हुई मैं उसे अपने साथ हंटिंग पर ले जाने लगा, लेकिन सिर्फ सेफ एरियाज में। गांव में हमेशा बंद रहना सही नहीं होता, उसे दुनिया देखनी थी। और अब वो थोड़ा मीट भी खा सकती थी। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, मैं इतना शिकार कर चुका था कि पहाड़ पर लगभग सारे एनिमल्स खत्म हो गए थे। अब हम दोनों को कभी कभी एक दिन सिर्फ 1 मील मिलता और कभी अगले दिन कुछ भी नहीं। पहाड़ों में बस एक ही फ्रूट मिलता था, पपाया। इसलिए बचपन में निंगबिंग ने बहुत सारा पपाया खाया। उस वक्त राइटियस अलायंस के लोगों को पपाया का एक खास फायदा याद आया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई एम्प्रेस निंगबिंग की तरफ देखने की। निंगबिंग ने खुद इंस्टिंक्टिवली अपनी तरफ नीचे देखा और हाँ, लगता है सच में काम कर गया था।
इस तरह 5 या 6 साल पता ही नहीं चला कब निकल गए। मैं और निंगबिंग दोनों बड़े हो गए। अब मेरी एज 11 साल थी। एक दिन हमेशा की तरह मैं निंगबिंग को हंटिंग पर ले गया। तभी अचानक मुझे हवा में एक खतरनाक स्मेल महसूस हुई। दूर एक जगह वुल्व्स का एक पैक एक लड़के पर अटैक कर रहा था। वो लड़का मेरी ही एज का लग रहा था। मैंने तुरंत अपना बो उठाया और डिस्टेंस से ही 3 वुल्व्स को सीधा गिरा दिया। अपनी स्पिरिट आई एबिलिटी और इतने सालों के एक्सपीरियंस की वजह से मैंने पूरा वुल्फ पैक खत्म कर दिया। लेकिन तब तक वो लड़का बुरी तरह घायल हो चुका था और बेहोश पड़ा था। मैंने वुल्व्स की बॉडीज कलेक्ट करने का टाइम भी नहीं लिया। एक हाथ में छोटी निंगबिंग और पीठ पर उस लड़के को उठाकर मैं सीधा घर की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने मेडिसिनल हर्ब्स निकाले और उस लड़के के जख्मों पर लगाकर ब्लीडिंग रोकने लगा। और तभी मैं अचानक जम गया, क्योंकि उसके स्टर्नम के बिल्कुल बीच में एक अजीब सी बोन थी जिसके ऊपर चमकती हुई रून्स बनी हुई थी। क्या ये सच में लेजेंडरी सुप्रीम बोन हो सकती है? एंशिएंट टेक्स्ट्स कहते हैं जो भी इस बोन का मालिक होता है वो इंसानियत का सबसे बड़ा रूलर बन सकता है। ये सुनते ही अलायंस में बैठे सब लोग जोर से हाफ पड़े और उसी वक्त सबकी नजर एक ही इंसान पर जाकर टिक गई। ये शाओ याओ, तिएनदी का स्वर्ण ब्रदर। उसका सुप्रीम बोन कभी पहले एक ऑलमोस्ट फेटल इंजरी के दौरान छीन लिया गया था और बाद में एम्परर वैंग टेंग ने उसे ये यकीन दिला दिया था कि वो बोन तिएनदी ने ही ली थी। इसी वजह से ये शाओ याओ राइटिस अलायंस ज्वाइन कर गया था। तब ये शाओ याओ ने खुद सीधा एडमिट किया, हाँ, उस वक्त जिसने मेरी जान बचाई थी वो तिएनदी ही था। सब लोग एक साथ ओ बोल उठे। अब सब कुछ क्लियर लग रहा था, लेकिन फिर भी एक सवाल सबके दिमाग में अटक गया कि अगर तिएनदी ने बाद में ये का सुप्रीम बोन लिया तो उसने यहीं पर क्यों नहीं लिया? ये तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। तब वैंग टेंग ने ऐसे एक्ट किया जैसे उसने पूरा राज समझ लिया हो। सिंपल है, उस वक्त तिएनदी के पास छोटी एम्प्रेस निंगबिंग थी। तिएनदी उस मोमेंट में ग्रीडी हो गया था, लेकिन निंगबिंग जो दिल की बहुत साफ थी उसने उसे रोक दिया। इसीलिए तिएनदी ने उस वक्त ब्रदर ये शाओ याओ का सुप्रीम बोन नहीं लिया। भीड़ के काफी लोग वैंग टेंग की बात से अग्री कर गए, लेकिन सिर्फ निंगबिंग चुपचाप सब देख रही थी। उसे अपना बचपन ज्यादा याद नहीं था, क्योंकि छोटी निंगबिंग एक बड़ी ट्रिबुलेशन से गुजरी थी और उसके पहले की मेमोरीज सब धुंधली हो चुकी थी। मेमोरी के अंदर छोटी निंगबिंग ने मासूमियत से पूछा, गोडो, सुप्रीम बोन क्या होता है? मैं उस वक्त ये शाओ याओ के जख्मों का इलाज कर रहा था और मैंने जल्दी से उससे समझाया, ये एक बहुत पावरफुल बोन होती है। जिसके पास ये होती है वो दुनिया का सबसे स्ट्रांग इंसान बन सकता है। छोटी निंगबिंग ने ज्यादा सोचा ही नहीं, सीधा बोल दिया, तो फिर इसे निकालो और गोडो को दे दो, आप बन जाओ सबसे बड़े सुप्रीम। पूरा अलायंस एकदम चुप हो गया। सबने वैंग टेंग की तरफ एक ऑकवर्ड लुक दिया। ये तो लिटरली एम्प्रेस निंगबिंग ही थी जो उस वक्त आग में घी डाल रही थी। वैंग टेंग का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। बच्चे तो अजीब अजीब बातें बोल देते हैं। एम्प्रेस निंगबिंग उस वक्त छोटी थी, उसे पता नहीं था वो क्या बोल रही हैं। निंगबिंग के अंदर इमोशंस शांत नहीं हो पा रहे थे। उसे अब पता चल रहा था कि उस वक्त आग भड़काने वाली खुद वो ही थी। उसने ही तिएनडी को सुप्रीम बोन निकालने के लिए पुश किया था। लेकिन उस वक्त मैंने सिर्फ हल्का सा सिर हिला दिया और कहा, सिस, हम ऐसा नहीं कर सकते। चाहे कोई चीज कितनी भी वैल्यूएबल क्यों ना हो, अगर वो किसी और की है तो वो उसी की रहेगी। मेरे पास स्पिरिट आई है और उसके साथ ही मैं ऑलरेडी एक अनबीटेबल पाथ पर हूँ। मुझे किसी और की बोन लेने की जरूरत नहीं। अलायंस के सब लोगों ने उन शब्दों का वेट महसूस किया। सोचो, इतनी छोटी एज में ही तिएनडी के अंदर इतनी स्ट्रांग कन्विक्शन थी, इसीलिए वो बाद में हेवेंस का रूलर बना। स्पिरिट आई के साथ ही मैं अनबीटेबल पाथ पर हूँ। मुझे किसी और की चीज चाहिए ही नहीं। ये लाइन सच में दिल को लगती है। इसमें जो बैकबोन और कॉन्फिडेंस था वो हर किसी में नहीं होता। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी सामने हो, सुप्रीम बोन जैसे टेम्पटेशन के साथ, और फिर भी खुद को रोक लेना, ये काम हर कोई नहीं कर सकता। और निंगबिंग ने उस लाइन को दिल में बसा लिया। गोडो सही थे, जो चीज किसी और की है वो उसी की रहेगी। मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन जैसे ही निंगबिंग ने बाद में तिएनडी द्वारा उसका स्पिरिट आई ले लेने वाली बात याद की, उसका चेहरा फिर से ठंडा पड़ गया। उधर काफी मेहनत के बाद मैंने उस लड़के की ब्लीडिंग फाइनली कंट्रोल कर ली। जितना हो सका मैंने उसके जख्मों को बैंडेज करके ठीक किया। मेरी केयर के नीचे थोड़ी देर बाद वो लड़का होश में आ गया। उसने आंखें खोली और सीधा मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुमने ही मेरी जान बचाई। मैंने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। ज्यादा बात नहीं हुई हम दोनों के बीच। फिर मैंने एक वुल्फ को रोस्ट किया और उसका एक बड़ा लेग उसकी तरफ फेंका। उसने बिना हेजिटेट किए सीधा खाना शुरू कर दिया। उसे जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ वापस लानी थी। जब उसका पेट भर गया तब उस लड़के ने सीधा कहा, मेरा नाम ये शाओ याओ है। मैं किसी का कर्जदार नहीं रहता। जो चाहिए बोलो। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर उससे पूछा, तुम क्या एक कल्टीवेटर हो? जब वुल्व्स ने उसे घेर लिया था तभी मुझे लगा था कि उसके पास कुछ पावर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बुक्स में कल्टीवेटर्स के बारे में लिखा होता है। उसने धीरे से सिर हिलाया। तब मैंने सीधा बोला, मुझे कल्टीवेशन सिखा दो। मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वो लड़का थोड़ा रुककर बोला,
कल्टीवेटर बनने के लिए बहुत छोटी एज से ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ती है। तुम्हारे लिए शायद अब देर हो चुकी है। मैंने तुरंत जवाब दिया, फिर भी ट्राई करूंगा। अगर सिर्फ एक छोटा सा चांस भी है तो मैं उसे पकड़ूंगा। वो लड़का कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने अपने कोट के अंदर से एक मैनुअल निकाला। ये कल्टीवेशन टेक्निक है, इससे तुम कितना आगे बढ़ते हो ये तुम पर डिपेंड करता है। अलायंस के लोगों ने जैसे ही उस मैनुअल को देखा, उन्हें तुरंत समझ आ गया ये तो सबसे बेसिक एंट्री लेवल मैनुअल था। ऐसा मैनुअल जिसे कोई जमीन पर पड़ा भी मिले तो उठाने की भी जरूरत ना समझे। लेकिन मैंने उस मैनुअल को जैसे सोना पकड़ते हैं वैसे केयरफुली एक्सेप्ट किया और उसका शुक्रिया अदा किया। फिर हमने अपने नाम्स एक्सचेंज किए। जब उसके वुंड्स थोड़े स्टेबल हो गए वो वहां से चला गया। उधर अलायंस में लोगों की चर्चा शुरू हो गई, क्या तियांडी सिर्फ इस बेसिक मैनुअल से इतना पावरफुल बन गया? तब वैंग टैंग जोर से चिल्लाया, इम्पॉसिबल। तियांडी को जरूर बाद में कोई बड़ा लकी एनकाउंटर मिला होगा, वही उसकी असली स्ट्रेंथ है। लेकिन सबके सामने ही मैंने अपना की आईसी सिर्फ आधी इंसेंट स्टिक के टाइम में खोल दिया और सीधा की कल्टीवेशन रियल में एंटर कर गया। सब लोग जोर से सांस खींच कर रह गए। उनमें से सबसे फास्ट कल्टीवेटर को भी की कल्टीवेशन में एंटर करने में 3 महीने लगे थे। कल्टीवेशन रियल उसका पूरा सीक्वेंस होता है, की कल्टीवेशन, फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्ड कॉर, नेसेंट सोल, सोल ट्रांसफॉर्मेशन, दाओ इंटीग्रेशन, ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग, ग्रैंड कंप्लीशन, ट्रू इंसाइलल, इमॉर्टल लॉर्ड, कौसाई इमॉर्टल एम्परर और सबसे ऊपर ग्रेट एम्परर। ज्यादातर आम लोग अपना की आईसी भी खोल नहीं पाते, की कल्टीवेशन तक पहुंचना तो दूर की बात है। और यहाँ यंग तियांडी ने सिर्फ एक बेकार मैनुअल से ये सब इतनी आसानी से कर लिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए वैंग टैंग फिर बोल पड़ा, ये सब तियांडी का नेचुरल टैलेंट है, लेकिन फिर भी कल्टीवेशन पाथ पर चलना उसने ये शाओ याओ की वजह से ही शुरू किया। अगर उसने मैनुअल नहीं दिया होता तो तियांडी शायद एक नॉर्मल इंसान की तरह ही जिंदगी जीता। तभी ये शाओ याओ खुद बोल उठा, हाँ तियांडी का कल्टीवेशन पाथ शुरू होने में मेरा रोल था, लेकिन बाद में वो जो भी बना वो मेरा स्वान बिग ब्रदर था और मैं भी उसे हंट करने वालों में शामिल था। उस गिल्ट ने मुझे कभी चैन नहीं लेने दिया। सब खत्म होने के बाद मैं दुनिया से दूर चला जाऊंगा और सेक्लूजन में रहूंगा। तभी किसी ने जोर से चिल्लाया, देखो यंग तियांडी की ऑरा अभी भी बढ़ रही है। कुछ पलों में ही मैं की कल्टीवेशन लेवल 6 तक पहुंच गया। फिर मैं रुक गया, इसलिए नहीं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता था, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि छोटी निंगबिंग भूखी होगी। मुझे उसके लिए खाना लाना था। लेकिन जैसे ही निंगबिंग को खाना खिला दिया मैं तुरंत वापस ट्रेनिंग में लग गया। जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैंने अपनी कल्टीवेशन में एक बड़ा ब्रेक थ्रू कर लिया। ची कल्टीवेशन लेवल 6 से सीधा फाउंडेशन बिल्डिंग तक पहुंच गया। ये देखकर पूरा अलायंस लिटरली हिल गया। एक ही दिन में फाउंडेशन बिल्डिंग! सारे हेवेंस के हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था और शायद दोबारा कभी होगा भी नहीं। बहुत लोग तो पूरी तरह स्टन रह गए थे, लेकिन वांग टैंग अब भी हर चीज का क्रेडिट स्पिरिट आई को ही दे रहा था और मौका मिलते ही तियांडी पर ताने मार रहा था। दूसरी तरफ ये शाओ याओ ये सब देख रहा था और उसके अंदर गहरी उलझन और दर्द भर गया था। कभी वो और तियांडी सच में कसम खाए हुए भाई थे, लेकिन बाद में तियांडी ने उसका सुप्रीम बोन छीन लिया था बिना रहम के। उसने दिल में चुपचाप सोचा, बिग ब्रो, क्या एक सुप्रीम बोन इतना इंपॉर्टेंट था कि तुम इतने बदल गए? लेकिन ये अल्फाज उसने कभी जुबान पर नहीं लाए। किसी को कभी पता नहीं चला। आज भी ये शाओ याओ तियांडी को बिग ब्रो ही बुलाता था, लेकिन उसने धीरे से एक गहरी सांस भरी। उसका बिग ब्रो अब वैसे नहीं रहा था। अगले कुछ दिनों में अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ मैंने छोटी निंगबिंग को भी कल्टीवेट करना सिखाना शुरू कर दिया। मैंने खुद कल्टीवेशन के फायदे देख लिए थे। चाहे मैं उसे अपनी फ्यूचर रिवेंज में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, लेकिन इतना जरूर चाहता था कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और उस मोमेंट पर अलायंस के लोग फिर से एक्साइटेड हो गए। हेवनली एम्परर ने एक रात में ची कंडेंसेशन अचीव किया और अगले दिन फाउंडेशन बिल्डिंग। अब निंगबिंग एम्प्रेस के पास भी ट्विन प्यूपल्स हैं, तो उसका टैलेंट भी कम नहीं होगा। वांग टोंग ने तो पूरे कॉन्फिडेंस से अनाउंस कर दिया, बस देखते जाओ सब लोग, निंगबिंग एम्प्रेस की कल्टीवेशन स्पीड भी स्काई रॉकेट करेगी। उसने ये भी कहा, हेवनली एम्परर को ट्विन प्यूपल्स सिर्फ लक से मिले थे, लेकिन निंगबिंग एम्प्रेस की स्पीड शायद उससे भी फास्ट हो जाए। बाकी सब लोग भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। तो मैंने शाओ निंगबिंग को मैनुअल फॉलो करके कल्टीवेट करना शुरू कराया। शुरू में मैंने उसे गाइड नहीं किया, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी किसी ने गाइड नहीं किया था और मुझे डर भी था कि मेरी मेथड शायद उसके लिए सूटेबल ना हो और वो गलत डायरेक्शन में चली जाए। इसलिए मैंने सोचा बेहतर है वो खुद से समझे। लेकिन जब शाओ निंगबिंग ने खुद प्रैक्टिस करनी शुरू की, ना तो उसने इंस्टेंटली अपना ची सी फील किया, ना ही एक रात में ची कंडेंसेशन हुआ। 2 पूरे दिन बीत गए और उसे ची सी का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। फिर वो मेरे पास आई, थोड़ी दुखी और थकी हुई। ब्रदर, ये बहुत मुश्किल है। ब्रदर, प्लीज मुझे सिखा दो। इस वक्त अलायंस में सबसे ऑकवर्ड इंसान था वांग टोंग। सब लोग उसकी तरफ शक भरी नजरों से देख रहे थे।
वांग टोंग ने हल्का सा खांसी की और सिचुएशन संभालने की कोशिश की। निंगबिंग एम्प्रेस अभी बहुत छोटी है, उसका माइंड अभी फुली डेवलप नहीं हुआ है। जब कोई उसे प्रॉपरली गाइड करेगा तो उसकी कल्टीवेशन स्पीड भी हेवनली एम्परर के बराबर हो जाएगी। बाकी सब लोगों को ये बात थोड़ी रीजनेबल लगी। सबने सोचा जब यंग हेवनली एम्परर खुद गाइड करेगा तब वो जरूर सीख जाएगी। जब मैंने शाओ निंगबिंग को हेल्प मांगते देखा, मैंने थोड़ा सोचा, लेकिन फिर भी मैंने तुरंत गाइडेंस नहीं दी। मेरे हिसाब से जो मेथड तुम खुद डिस्कवर करते हो वो हमेशा किसी और के बताए हुए तरीके से बेटर होता है। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था। 2 और दिन बीत गए और शाओ निंगबिंग अब भी चीसी फील नहीं कर पा रही थी। अब मैंने डिसाइड किया उसे अपनी कल्टीवेशन मेथड सिखाऊंगा। मैंने उससे कहा, सिस, इस अप्रोच को ट्राई करो, अगर सही फील ना हो तो फोर्स मत करना। शाओ निंगबिंग ने सीधे से सिर हिला दिया। फिर उसने मेरी मेथड फॉलो करके कई दिन तक प्रैक्टिस की, लेकिन फिर भी वो चीसी स्टेट में एंटर नहीं कर पाई। अब तो पूरा अलायंस बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था। अब उसके पास गाइडेंस भी थी, फिर भी वो चीसी सेंस नहीं कर पा रही थी। ये बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। जब सबकी नजरें दोबारा वांग टोंग की तरफ गईं, तो उसके पास गला साफ करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने खांसी करके कहा, ये सब उसकी मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। अभी वो बच्ची है, कुछ और दिन वेट करो, निंगबिंग एम्प्रेस जरूर ची कंडेंसेशन में ब्रेक करेगी। लेकिन जो उसके बाद हुआ उसने सबको पूरी तरह हिला दिया। रीइंकार्नेशन सील के अंदर पूरे आधा साल बीत चुका था और फिर भी शाओ निंगबिंग अपना चीसी फील नहीं कर पाई थी। एक भी प्रोग्रेस नहीं पूरे 6 महीने में। इस पॉइंट पर उसका टैलेंट बस कंप्लीटली एवरेज ही कहा जा सकता था। यहां तक कि कोई रैंडम लो लेवल कल्टीवेटर भी शायद उससे बेहतर टैलेंट रखता हो। सब लोग हैरान और कंफ्यूज्ड थे और सबकी नजरें फिर से वांग टोंग की तरफ टिक गईं। तब वांग टोंग ने अपनी तरफ से एक थ्योरी रखी। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है। निंगबिंग एम्प्रेस ने अभी तक अपने ट्विन प्यूपल्स अवेकन नहीं किए। फिर उसने समझाते हुए कहा, सोचो जरा, हेवनली एम्परर ने भी अपने ट्विन प्यूपल्स तब तक अवेकन नहीं किए थे जब तक उसका पूरा गांव डिस्ट्रॉय नहीं हो गया था। और लगता है ट्विन प्यूपल्स अवेकन होने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती हैं। उस वक्त बी निंगबिंग भी खुद के बारे में सोचने लगी। उसे याद आया जब वो बचपन में एक बड़ी कैटास्ट्रोफी से गुजरी थी और जब उसकी होश वापस आई उसके ट्विन प्यूपल्स ऑलरेडी अवेकन हो चुके थे। उसने हमेशा सोचा था कि ये पावर बस अपने आप ही एक स्टेज पर अवेकन हो जाती है, लेकिन अब वांग टोंग की बातें सुनकर वो भी सोच में पड़ गई। आखिरकार वांग टोंग ने अपना फाइनल कंक्लूजन दिया, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे लगता है ट्विन प्यूपल्स अवेकन होने के लिए इंटेंस हेट्रेड या लाइफ और डेथ क्राइसिस का ट्रिगर चाहिए। जैसे ही उसने ये थ्योरी दी, तुरंत सब लोग उससे अग्री कर गए। सबको उसकी बात लॉजिकल और रीजनेबल लगी। वाह, सच में फ्यूचर हेवनली एम्परर का परफेक्ट एडवाइजर है। वांग टोंग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आप सब बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरी थ्योरी सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हेवनली एम्परर ने निंगबिंग एम्प्रेस को बचाया नहीं, बल्कि उसके अवेकनिंग के रास्ते में रुकावट बन गया। सब लोग एकदम चौंक गए। वांग टोंग ने आगे समझाया, अगर हेवनली एम्परर वहां नहीं आता तो वो जानवर इन्फेंट निंगबिंग एम्प्रेस तक पहुंच जाते। उस लाइफ और डेथ सिचुएशन में बहुत मुमकिन था कि निंगबिंग एम्प्रेस उसी वक्त अपने ट्विन प्यूपल्स अवेकन कर लेती। इसलिए किसी भी एंगल से देखो तो हेवनली एम्परर ने ही निंगबिंग एम्प्रेस को स्ट्रांग बनने से रोक दिया। और फिर सब लोग उसकी बात से पूरी तरह अग्री कर गए। सबको लगा हेवनली एम्परर ने सच में निंगबिंग एम्प्रेस को पीछे रोक दिया। अगर वो नहीं होता तो शायद निंगबिंग एम्प्रेस और भी ज्यादा पावरफुल बन जाती। शायद वो खुद निंगबिंग हेवनली एम्परर बन जाती। लेकिन बी निंगबिंग ये सब देखते हुए अंदर से बहुत अनश्योर फील कर रही थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या हेवनली एम्परर ने सच में मुझे ट्विन प्यूपल्स अवेकन करने से रोक दिया था? उसका दिल कह रहा था कि सच शायद इतना सिंपल नहीं था। उसके बाद काफी टाइम तक शिया निंगबिंग बार बार चीसी फील करने में फेल होती रही। आखिरकार उसने पूरी तरह गिव अप कर दिया और कल्टीवेशन कंप्लीटली छोड़ दी। मैं अंदर से बेचैन और मजबूर फील कर रहा था, लेकिन मैंने उसे फोर्स नहीं किया। अगर वो कल्टीवेट नहीं कर सकती तो मैं खुद उसकी रक्षा करूंगा। उस आधे साल में मेरा खुद का रेल्म फाउंडेशन बिल्डिंग से बढ़कर गोल्डन कोर तक पहुंच गया। फिर 2 और साल बीत गए और मैं गोल्डन कोर से सीधा पीक नैसेंट सूल तक चढ़ गया। लेकिन उसके बाद चाहे मैं कितनी भी मेहनत करता, मेरी कल्टीवेशन पीक नैसेंट सूल पर ही अटक गई। मैं कितनी भी गहराई से टेक्निक्स को समझने की कोशिश करता, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू ही नहीं हो पा रहा था। तब जाकर पूरा अलायंस एक इंपॉर्टेंट बात समझ पाया। हेवनली एम्परर इतने सालों से सिर्फ एक बेसिक एंट्री लेवल मैनुअल से ही ट्रेनिंग कर रहा था। नैसेंट सोल तक पहुंचना उस मैनुअल के साथ ही अपने आप में एक मिरेकल था। उसके आगे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं था। और सिर्फ इतना ही नहीं, पीक नैसेंट सोल तक पहुंचना भी बस थ्योरी में पॉसिबल था। मतलब सीधी सी बात थी,
यंग हेवनली एम्परर अपनी लिमिट तक नहीं बल्कि उस मैनुअल की लिमिट तक पहुंच गया था। उसकी पोटेंशियल की लिमिट नहीं थी, मैनुअल ही उसे रोक रहा था। सोचना भी मुश्किल था। अगर उसे एक प्रॉपर पावरफुल मैनुअल मिल जाता तो बचपन में ही पता नहीं वो कितनी दूर तक पहुंच सकता था। 3 साल बाद मैं और शिया निनबिंग दोनों बड़े हो चुके थे। मैं 14 साल का हो गया था और शिया निनबिंग 8 साल की। एक दिन वो थोड़ी नखरे वाली आवाज में बोली, ब्रदर मुझे बहुत बोर हो रहा है, क्या हम टाउन घूमने जा सकते हैं? मैंने सुना है वहां बहुत सारी फन चीजें होती हैं। अब तक शिया निनबिंग को मुझे ब्रदर बुलाने की आदत हो चुकी थी। रोज का रूटीन सेम था, मेरे साथ पहाड़ पर शिकार करने जाना, फिर गांव वापस आना, कभी कभी आसपास के छोटे गांव तक घूम लेना। शुरू में ये लाइफ ठीक लगती थी, लेकिन धीरे धीरे वो रेस्टलेस होने लगी थी। आजकल वो बार बार सुन रही थी कि बड़े सिटी का मार्केट कितना फन होता है और उसका मन सच में वहां जाने को कर रहा था। मैंने सोचा मेरी करंट स्ट्रेंथ अब इतनी हो गई है कि मैं उसे सेफली प्रोटेक्ट कर सकता हूं, इसलिए मैंने हाँ कर दी। ठीक है, आज टाउन चलते हैं। जैसे ही शिया निनबिंग ने यह सुना, वो लिटरली खुशी से उछल पड़ी। ब्रदर तुम सबसे बेस्ट हो। उसकी हर बात में अपने बड़े भाई के लिए प्योर एडमिरेशन थी और बाहर जाने की बचकानी खुशी भी। शिया निनबिंग ने खुद को अच्छे से रेडी किया, अपना सबसे अच्छा आउटफिट पहना। अभी भी वो छोटी और बच्ची जैसी ही लगती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसके अंदर फ्यूचर की ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी की झलक देख सकता था। मैंने शिया निनबिंग को साथ लिया और हम उड़ते हुए टाउन की तरफ बढ़े। जैसे ही हम सिटी में एंटर हुए, शिया निनबिंग पूरी तरह हैरान रह गई। वाह, ये जगह कितनी कूल है, यहाँ इतने सारे लोग हैं, मैंने अपनी लाइफ में इतने लोग कभी नहीं देखे। ब्रदर उनके आउटफिट्स कितने अमेजिंग लग रहे हैं, स्पेशली वो लोग घोड़ों पर। ओ ब्रदर वो क्या है, क्या वो ऑपरा है जिसके बारे में सब बात करते हैं? शिया निनबिंग हर चीज को बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी, हर चीज पर सरप्राइज हो रही थी। मैं बस मुस्कुराता रहा और पेशेंटली उसे सब कुछ समझाता गया, और जो चीजें मुझे खुद नहीं पता थी मैं सीधा मान लेता था। सिस ये मुझे नहीं पता। वो तुरंत हंसी और बोली, कोई बात नहीं, ब्रदर फिर भी सबसे ग्रेटेस्ट है, हर किसी को कुछ ना कुछ नहीं पता होता। उसके लिए मैं ही दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान था। इस सीन को देखकर बी निनबिंग अपने हाथ इतने जोर से बंद कर रही थी कि उसकी नकल सफेद पड़ गई थी। उसे धुंधला सा याद आ रहा था कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी कैटास्ट्रोफी शायद यहीं से शुरू हुई थी। उसके बाद मैं शिया निनबिंग को बिना किसी टेंशन के टाउन में घुमाता रहा। तभी अचानक, ब्रदर वो कैंडीड हॉथॉर्न है क्या? मुझे चाहिए, मुझे लेना है। शिया निनबिंग के पास अब खुद के पैसे भी थे और जैसे ही उसने हॉथॉर्न बेचने वाले वेंडर को देखा, वो सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ी। मैं तुरंत पीछे से चिल्लाया, अरे धीरे भागो सेस। उसे इतनी तेज भागते देखकर मैं भी उसके पीछे भागा, और उसी मोमेंट आसमान में बादलों के ऊपर एक व्हाइट ब्राउड कल्टीवेटर खड़ा था। उसकी आंखें ठंडी और बहुत ही सिनिस्टर थीं। वो पूरे शहर को ऊपर से देख रहा था। फिर अचानक उसकी नज़र सीधा शिया निनबिंग पर टिक गई। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने छोटे से टाउन में भी स्पिरिचुअली गिफ्टेड लड़की मिल जाएगी। उस वाइट ब्राउड कल्टीवेटर ने अपना हाथ हल्का सा घुमाया और अगले ही पल शहर की कई छोटी लड़कियां अपने बॉडीज पर कंट्रोल खो बैठीं। सब की सब सीधा आसमान की तरफ उड़ने लगी। उनमें शिया निनबिंग भी थी। वो जोर जोर से चीखने लगी, ब्रदर मुझे बचाओ। उसके साथ साथ नीचे कई माँ बाप भी चीख रहे थे। हर तरफ रोना, चीखना और डर का माहौल फैल गया था। वो माँ बाप अपनी बेटियों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक इनविजिबल फोर्स ने उन्हें इतनी जोर से धक्का दिया कि वो सीधा जमीन पर जा गिरे, और जैसे ही वो जमीन से टकराए उनकी लाइफ फोर्स तुरंत गायब हो गई। एक ही पल में वो मर गए। ये सीन इतना ब्रूटल था कि देखकर रूह कांप जाए। मैं अपनी पूरी ताकत से शिया निनबिंग तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इनविजिबल फोर्स मुझे बार बार जमीन पर पटक रही थी। ऊपर आसमान में खड़ा व्हाइट ब्राउड कल्टीवेटर थोड़ा सा हैरान हुआ। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने छोटे से टाउन में भी पीक नेसेंट सोल कल्टीवेटर मिल जाएगा, लेकिन उसने मुझे सीरियसली लिया ही नहीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, जैसे ही मैं इन लड़कियों की सोल्स हार्वेस्ट कर लूंगा, मेरी कल्टीवेशन नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी, और उसके बाद ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग भी मुझे रोक नहीं पाएगी। ये सुनकर अलायंस के सब लोग तुरंत समझ गए। ये व्हाइट ब्राउड कल्टीवेटर डाउ इंटीग्रेशन स्टेज पर था और यंग हेवनली एम्परर के पास उससे लड़ने का कोई चांस ही नहीं था। और इतनी ओपनली यंग लड़कियों की सोल्स हार्वेस्ट करना, आज के टाइम में अगर कोई ऐसा करता तो हर कल्टीवेटर उसका शिकार करने निकल पड़ता। तब किसी ने कहा, क्या इसका मतलब नहीं कि हेवनली एम्परर ने जब कल्टीवेशन लॉज रिफॉर्म किए थे तो उससे दुनिया को सच में फायदा हुआ? कम से कम अब ऐसे हॉरर्स बहुत कम हो गए हैं। इस मोमेंट पर वोंग टोंग को लगा टाइमिंग परफेक्ट है। उसने तुरंत कहा, सब लोग देखो, निनबिंग एम्प्रेस अभी लाइफ और डेथ क्राइसिस में है। इसी मोमेंट पर वो डेफिनेटली अपने ट्विन प्यूपिल्स अवेकन करेगी। कई लोग तुरंत अग्री कर गए।
अगर दोनों भाई बहन के पास ट्विन प्यूपल्स पावर हुई तो शायद वो वाइट ब्राउड कल्टीवेटर का सामना कर सकते हैं, लेकिन जो स्क्रीन पर आगे हुआ वो सबके दिल तोड़ देने वाला था। मैं अपनी पूरी जान लगाकर शिया निंगबिंग के पीछे भाग रहा था, अपनी वाइटैलिटी जला रहा था सिर्फ इंस्टिंक्ट पर, लेकिन पावर का गैप इतना बड़ा था कि मैं चाहे जितनी कोशिश करता मैं उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। और फिर मैंने अपनी आंखों से देखा, वाइट ब्राउड कल्टीवेटर ने शिया निंगबिंग की सोल सीधा खींच ली। उसका चेहरा तुरंत सख्त और लाइफलेस हो गया। इसका मतलब था वो चली गई थी। उस मोमेंट पर पूरा अलायंस फट पड़ा। ये क्या हो गया? शिया निंगबिंग ने न सिर्फ ट्विन प्यूपल्स अवेकन नहीं किए बल्कि वो बचपन में ही मर गई। क्या मतलब है इसका? तो फिर अलायंस में खड़ी बी निंगबिंग कैसे जिंदा है? सबको पता था अगर किसी की सोल एक्सट्रैक्ट हो जाए तो उसकी लाइफ पूरी तरह खत्म हो जाती है और एक मरा हुआ इंसान ट्विन प्यूपल्स अवेकन नहीं कर सकता। अलायंस के सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस क्रिटिकल मोमेंट पर यंग निनबिंग एम्प्रेस अपने ट्विन प्यूपल्स अवेकन करेगी और यंग हेवनली एम्परर के साथ मिलकर वाइट ब्राउड कल्टीवेटर से लड़ेगी। लेकिन जो एक्चुअली हुआ उसने सबको बिल्कुल स्टम्प्ड कर दिया। वोंग टोंग ने फिर भी सिचुएशन को समझाने की कोशिश की। शायद वाइट ब्राउड कल्टीवेटर ने शिया निंगबिंग की सोल एक्सट्रैक्ट करके उसे किसी ट्रेजर के अंदर सील कर दिया हो, फुल्ली कंज्यूम नहीं किया हो। बाद में यंग हेवनली एम्परर ने उस कल्टीवेटर को डिफीट किया होगा और फिर निनबिंग एम्प्रेस की सोल रिलीज करके उसे वापस जिंदा किया होगा। लेकिन ये बोलते वक्त वोंग टोंग खुद भी इस बात पर बिलीव नहीं कर रहा था, क्योंकि इस वक्त हेवनली एम्परर का वाइट ब्राउड कल्टीवेटर को मार देना सिर्फ एक फैंटेसी लग रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि स्टोरी अब किस डायरेक्शन में जाएगी। और बी निंगबिंग वहां बस जम सी गई थी। उसे हल्की हल्की याद आ रहा था कि वो किसी बड़ी कैटास्ट्रोफी से गुजरी थी और जब उसकी आंखें खुली थीं उसे लगा था जैसे उसे जिंदगी का दूसरा मौका मिला हो। उसी वक्त सीन में वाइट ब्राउड कल्टीवेटर ने फाइनल मूव किया। उसने एक एक करके सारी लड़कियों की सोल्स पूरी तरह डिबावर कर ली। एक ही पल में उसका प्राइमोडियल स्पिरिट विजिबली एक्सपैंड हो गया और उसकी ऑरा कई लेवल्स तक शूट अप कर गई। अलायंस के सब लोग कम से कम क्वाजी एम्परर लेवल के थे। उन्हें पता था इसका मतलब क्या है। इसका मतलब था जैसे ही शिया निंगबिंग की सोल फुल्ली डाइजेस्ट हो गई उसके बचने का कोई चांस नहीं बचा। तो इसका मतलब निनबिंग एम्प्रेस यहीं इसी मोमेंट पर मर गई थी। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर जो निनबिंग एम्प्रेस अभी यहाँ खड़ी है वो कैसे जिंदा है और कैसे हेवनली एम्परर के खिलाफ लड़ रही है? ये सब समझ से बिल्कुल बाहर था। कोई बता सकता है यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है? तभी वोंग टेंग के दिमाग में अचानक एक आइडिया चमका। एवरीवन, मुझे लगता है मैंने समझ लिया है। उसने जल्दी से कहा, इस सीन की जो छोटी लड़की है, हाँ, उसका नाम निनबिंग एम्प्रेस जैसा ही है, लेकिन वो असली निनबिंग एम्प्रेस नहीं है। सब लोग एकदम चौंक गए। वोंग टेंग ने अपनी थ्योरी आगे बढ़ाई। ये छोटी लड़की शायद यहीं मर गई थी और बाद में हेवनली एम्परर ने एक नई छोटी बहन अडॉप्ट की होगी। जो बाद में उसने अडॉप्ट की वही आज वाली निनबिंग एम्प्रेस है। सबको ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा फारफेच लग रहा था, लेकिन सच कहें तो यही सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन लग रही थी, क्योंकि सीन में जो शियो निंगबिंग थी वो क्लियरली मर चुकी थी। लेकिन बाई निंगबिंग ये सब देखते हुए अंदर से एक अजीब सी फीलिंग महसूस कर रही थी। उसका दिल कह रहा था कि बात इतनी सिंपल नहीं है। तभी रीइंकार्नेशन सील के अंदर से मेरी एक दिल चीर देने वाली चीख गूंजी, आह सिस। मेरी वो बेहद डेस्परेट आवाज सुनकर वाइट ब्राउड कल्टीवेटर का ध्यान मेरी तरफ गया, लेकिन उसने मुझे बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। उसने बस शियो निंगबिंग का लाइफलेस बॉडी उठाया और सीधा मेरी तरफ फेंक दिया। चाहिए तुझे? लो, ले जाओ। मैंने उसे जितना जेंटली हो सकता था पकड़ा। उसके चेहरे पर एक भी रंग नहीं था, बिल्कुल सफेद, बिल्कुल ठंडा। मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे हजारों तलवारों से चीर दिया गया हो। सिस, तुम ठीक हो ना? जवाब दो मुझे। मैं उसका नाम बार बार पुकार रहा था, लेकिन शियो निंगबिंग कभी दोबारा जवाब नहीं दे सकती थी। उसके फीके होंठ, उसका सफेद चेहरा, मैं समझ गया था शियो निंगबिंग चली गई थी। इतनी सारी लड़कियों की सोल्स डिवावर करने के बाद वाइट ब्राउड कल्टीवेटर अब जगह ढूंढ रहा था अपनी ट्रिबुलेशन एंड्योर करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो जाने वाला था मैं उसके सामने जाकर सीधा खड़ा हो गया और जोर से चीखा, मेरी बहन वापस दे दो, उसे वापस करो। मुझे इतना बेकाबू और पागल सा देखकर वाइट ब्राउड कल्टीवेटर बस घमंडी हंसी हंसा। केड, तेरी बहन मर चुकी है। आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए तुझे जिंदा जाने देता हूँ, लेकिन अगर अपनी औकात नहीं समझी तो जो होगा उसका दोष मुझे मत देना। मैंने उसकी आंखों में सीधा देखकर कहा, तो ठीक है, मैं अपनी बहन के लिए तुझे मार दूंगा। ये कहकर मैं एक और कदम उसके करीब बढ़ गया। उसने मुझे अभी भी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन मेरी ये अटैक देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसे समझ आ गया ये लड़का नेसेंट सोल कल्टीवेटर है, लेकिन मिड स्टेज डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन जैसी पावर से अटैक कर रहा है। ये देखते ही वो तुरंत अलर्ट हो गया।
उसने थोड़ी टेंशन में पूछा, किड, तुम किस सेक्ट से हो? अगर हमारा कोई कनेक्शन निकला तो मैं आज भी तुझे माफ कर सकता हूँ, चाहे तुमने मुझे डिसरिस्पेक्ट ही क्यों ना किया हो। सच में व्हाइट ब्राउड कल्टीवेटर अंदर से डर गया था। उसे लग रहा था कहीं ये लड़का किसी पावरफुल फैमिली से ना हो। अगर ऐसा हुआ तो वो खुद मुसीबत में पड़ सकता था। उसने दिल में सोचा, आज इस टाउन में आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन एक बात उसे अब भी कंफ्यूज कर रही थी, अगर ये लड़का पावरफुल बैकग्राउंड से है तो इसकी छोटी बहन इतनी ऑर्डिनरी कैसे थी? लेकिन मुझे उसकी एक भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने सीधा एक पाम स्ट्राइक उसकी तरफ लॉन्च कर दिया। ये मेरा खुद का फाइटिंग स्टाइल था जो मैंने सालों तक शिकार करते हुए डेवलप किया था। व्हाइट ब्राउड कल्टीवेटर हैरान रह गया, ये सॉर्ड इंटेंट है क्या? फिर उसने रियलाइज किया मेरे हाथ में कोई तलवार ही नहीं थी, मैं सिर्फ अपने बेयर हैंड से सॉर्ड एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा था। व्हाइट ब्राउड कल्टीवेटर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और उसने मेरा पाम स्ट्राइक सीधा फेस ऑन ले लिया। उसके रोब का फ्रंट जोर से फट गया और उसे रिएक्ट करने का चांस मिले उससे पहले ही मैं दोबारा उसके बिल्कुल पास पहुंच गया। क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट शुरू कर दिया। एक डाओ इंटीग्रेशन स्टेज कल्टीवेटर के सामने जो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल था, मैं लड़ रहा था सिर्फ अपने रॉ इंस्टिंक्ट और बेहद गहरी डेस्परेशन पर। बट बाहर से देखा जाए ना तो ये सब टेंस, बिल्कुल सुइसाइड रन जैसा लग रहा था। और फिर भी मेरी इतनी रेकलेस ऑल आउट अटैक के नीचे व्हाइट ब्राउड मंक सच में स्ट्रगल कर रहा था पेस बनाए रखने में। तभी अचानक उसने एक ठंडी सी स्नॉट निकाली और उसके डाओ मेल्टिंग रेल्म का प्रेशर सीधा मुझ पर टूट पड़ा। धड़ाम! मैं सीधा पीछे उड़ गया, लेकिन मैं फिर भी पीछे नहीं हटा। मैं उसके साथ टो टू टो क्लोज कॉम्बैट कर रहा था और साथ ही साथ अपनी बाहों में पकड़ी हुई लड़की को शील्ड भी कर रहा था। एक भी अटैक उस तक नहीं पहुंचने दिया, चाहे वो पहले ही एक ठंडी बेजान बॉडी क्यों न बन चुकी हो। जैसे जैसे मेरे अंदर का गुस्सा और ज्यादा भड़कता गया, वैसे वैसे मेरी डुअल प्यूपल्स उसी पल स्प्लिट होना शुरू हो गई और फिर एक ही पल में एक इनविजिबल लेकिन ओवरवेलमिंग प्रेजेंस हर तरफ फैल गई। व्हाइट ब्राउड मंक सीधा जम गया। उसने तुरंत पहचान लिया डुअल प्यूपल्स और उसी पल उसके चेहरे पर एक पागल सी खुशी फैल गई। अगर वो इस पावर को अपने लिए ले ले तो फिर हेवनली ट्रिब्यूलेशन की किसको परवाह होगी? न सिर्फ ट्रिब्यूलेशन क्रॉस करेगा, ग्रैंड एम्पायर, क्वाजी एम्परर, उसके आगे भी इमॉर्टल एम्पायर, ग्रैंड एम्परर, सब कुछ पॉसिबल हो सकता था। और जब उसने देखा कि उसके सामने खड़ा ये लड़का सिर्फ नेसेंट सोल रेल्म में है तो उसे लगा जैसे हेवन खुद उसका साथ दे रहा हो। किड, मैं तुम्हारी डुअल प्यूपल्स की पावर यूज करके ग्रैंड एम्परर तक पहुंचूंगा। इतना बोलते ही व्हाइट ब्राउड मंक ने अपना बड़ा सा हाथ आगे बढ़ाया सीधा उस लड़की की तरफ जिसे उसने लॉक कर रखा था। लेकिन अगले ही सेकंड मेरी आंखों में एक कारी रोशनी चमकी और मैंने उसका रिस्ट्रेंट वहीं के वहीं तोड़ दिया। व्हाइट ब्राउड मंक एक पल के लिए रुक गया, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो। सच में डुअल प्यूपल्स की पावर के लायक है ये। इस बार उसने मुझे अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दिया। उसे पता था अगर वो सीरियस हो गया तो मेरे जीतने का 0 चांस होगा। फिर उसने जोर से दहाड़ मारी और उसके हाथ में एक पिच ब्लैक सोल बैनर मटेरियलाइज हो गया। जैसे ही अलायंस मेंबर्स ने उस बैनर को देखा, सबके चेहरे गुस्से से भर गए, क्योंकि उस बैनर के अंदर लाखों लोगों की आत्माएं बंद थीं जिन्हें उसने खुद मारा था। और उसकी एनर्जी से क्लियरली फील हो रहा था कि ज्यादातर विक्टिम्स ऑर्डिनरी अलायंस कल्टीवेटर्स ही थे। ये सीधा सीधा शैतानी था। सबका मन कर रहा था उसी वक्त उसे टुकड़े टुकड़े कर दें। व्हाइट ब्राउड मंक ने सोल बैनर को अनलीश किया और वो काली बदले से भरी रेत एनर्जी मेरे शोल्डर पर लपेट गई। वो मेरा हाथ जड़ से तोड़ देना चाहता था, लेकिन अगले ही पल मेरी डुअल प्यूपल से एक गोल्डन लाइट फूटी और एक गोल्डन सॉर्ड सीधा बाहर निकल आई। अलायंस मेंबर्स बिल्कुल स्टन रह गए। क्या ये डुअल प्यूपल्स की आई फॉर्ज्ड डिवाइन वेपन एबिलिटी है? जो फील हो रहा था उसके हिसाब से ये गोल्डन सॉर्ड कम से कम टॉप ग्रेड स्पिरिट वेपन थी। बाकी लोगों के लिए टॉप ग्रेड शायद कुछ खास ना हो, लेकिन मेरे लेवल के किसी बच्चे के लिए ये एक टोटल गेम चेंजर था। क्योंकि व्हाइट ब्राउड मंक का सोल बैनर जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया था वो मुश्किल से मिड ग्रेड रेंज तक पहुंचा था और डुअल प्यूपल्स ने तो कैजुअली हवा से टॉप ग्रेड वेपन बना दिया। तो सोचो आगे चलकर ये डुअल प्यूपल्स कितनी खतरनाक बन सकती थी। तभी सबके दिमाग में एक अजीब सा थॉट आया। उन्होंने कभी भी हेवनली एम्परर को अपनी डुअल प्यूपल्स इस तरह यूज करते हुए पहले नहीं देखा था। मेरी गोल्डन सॉर्ड के एक स्विंग के साथ व्हाइट ब्राउड मंक की रेत एनर्जी उससे टकराई और फिर एक फ्लैश में मेरी गोल्डन सॉर्ड एक मैसिव गोल्डन ग्रेट सॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गई। मेरे ऑल आउट असॉल्ट के नीचे व्हाइट ब्राउड मंक का सोल बैनर वहीं के वहीं टूटकर बिखर गया और उसका बैकलैश सीधा व्हाइट ब्राउड मंक पर लगा। उसने एक बड़ा सा सोर्स ब्लड का माउथफुल थूक दिया। वो आदमी बिल्कुल डरा हुआ था।
उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई उससे 2 पूरे रेल्म्स नीचे होके उसका सबसे प्रेशियस ट्रेजर उड़ा सकता है। लेकिन अभी अभी वही हुआ था। अलायंस एकदम चुप हो गई क्योंकि सबको समझ आ गया था कि वो गोल्डन ग्रेट सॉर्ड क्वाजी इमॉर्टल एम्पायर आर्टिफैक्ट थी। डुअल प्यूपल्स की पावर इतनी इंसेन थी। ज्यादा टाइम नहीं लगा जब अलायंस के बीच खड़ा एक क्वाजी इमॉर्टल एम्पायर नोटिस करता है कि यंग हेवनली एम्परर की प्यूपल से गोल्डन ब्लड लीक हो रहा है। क्यूरियोसिटी में वो इंस्टिंक्टिवली एक कदम आगे बढ़ा और फिर अगले ही पल वो अपनी आंखों को पकड़कर जोर जोर से चीखने लगा। उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था, जैसे हर हड्डी टूट रही हो। सब लोग बिल्कुल कंफ्यूज थे, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तभी वैंग टैंग जल्दी से आगे बढ़ा और एक्सप्लेन करने लगा, सब लोग ध्यान से सुनो, संसार सील के पास मत जाना। उसके करीब जाते ही जो विजन में दर्द है वही दर्द तुम पर भी उतनी ही इंटेंसिटी से रिफ्लेक्ट होगा। इमॉर्टल एम्परर लेवल से नीचे जो भी है सब पीछे रहो। अगर कोई मॉर्टल एम्परर लेवल तक पहुंच गया है शायद वो इस दर्द को एंड्योर कर सके। लेकिन वैंग टैंग ने अपना लास्ट वर्ड फिनिश भी नहीं किया था कि वो खुद एग्जाम्पल देने के लिए संसार सील के और करीब बढ़ गया और अगले ही सेकंड उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। अगर उसने टाइम पर अपनी कल्टिवेशन से अपने वोकल कॉर्ड सील ना किए होते तो वो भी उस क्वाजी इमॉर्टल एम्परर की तरह जोर से चीख पड़ता। वैंग टैंग की बात सुनकर ऑलमोस्ट डजन भर इमॉर्टल एम्परर्स ने सोचा इमॉर्टल एम्परर लेवल पावर है, दर्द को इग्नोर कर देंगे, और बिना एक सेकंड सोचे वो सब आगे बढ़ गए। लेकिन अगले ही पल एक साथ इतनी चीखें गूंजी जैसे किसी ने मौत का शंख बजा दिया हो। सब लोग एक साथ घबराकर पीछे हट गए समसारा सील से। वॉन्ग टेंग का चेहरा अभी भी सफेद था और थोड़ा शर्मिंदा भी लग रहा था। मुझे माफ करो सब लोग, ये मेरी गलती थी। समसारा सील जो दर्द ट्रांसफर करता है उसमें कल्टीवेशन लेवल का कोई मतलब नहीं होता। चाहे ग्रैंड एम्परर ही क्यों ना हो, दर्द उतना ही इंटेंस लगेगा, इसलिए प्लीज उसके पास मत जाना। ये सुनते ही अब एक भी इंसान हिम्मत नहीं कर रहा था एक कदम भी आगे बढ़ाने की। लेकिन तभी बाय निंगबिंग खुद अकेले समसारा सील की तरफ चलने लगी। हर एक कदम के साथ उसकी आंखों में दर्द और गहरा होता जा रहा था। जितनी वो सील के करीब जा रही थी उतना ही सफरिंग मल्टीप्लाई होता जा रहा था। उसने धीरे से सोचा, क्या उस वक्त उसने भी यही दर्द झेला था? बाय निंगबिंग वहां खड़ी हो गई, समसारा सील के बिल्कुल सामने, बिल्कुल स्टिल, बिना हिले। जो लोग अभी अभी खुद वो दर्द फील कर चुके थे वो सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। इतना भयानक दर्द उस बच्चे ने उस वक्त कैसे झेला होगा? वो तो सिर्फ एक टीनेजर था, बस एक बच्चा। उसी वक्त व्हाइट ब्राउड मंक का सामना करते हुए मैं भी दर्द में था, लेकिन मैंने एक बार भी पलक नहीं झपकाई क्योंकि मेरे पास सोचने का वक्त ही नहीं था। फाइट अभी भी चल रही थी और मेरी बाहों में जो छोटी लड़की थी, चाहे वो बेजान हो चुकी थी, फिर भी उस पर एक भी स्क्रैच नहीं आने दिया। मैंने अपनी गोल्डन ग्रेट सोर्ड से व्हाइट ब्राउड मंक का सोल बैनर तोड़ दिया और बिना रुके सीधा फिर से अटैक पर चला गया। एक ही स्लैश में मैंने उसे हवा में उड़ा दिया। वो सीधा आसमान की तरफ शूट हो गया, लेकिन उसके रिकवर करने से पहले ही मैं उसके पीछे पहुंच चुका था। उस वक्त मैं बिल्कुल पागल आदमी की तरह लड़ रहा था। क्लाउड लेयर के अंदर मैं उस पर लगातार हमला करता गया। ज्यादा टाइम नहीं लगा, व्हाइट ब्राउड मंक को कम से कम 300 बार हवा में उछाल दिया गया। पूरी राइटियस अलायंस बिल्कुल चुप हो गई। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बच्चा व्हाइट ब्राउड मंक को इतनी बुरी तरह डोमिनेट करेगा। इस स्पीड से सबको क्लियरली दिख रहा था मरने वाला व्हाइट ब्राउड मंक ही होने वाला है। तभी किसी ने बाय निंगबिंग की तरफ मुड़कर पूछा, तुम्हें क्या लगता है उसके व्हाइट ब्राउड मंक को हराने के बाद क्या होगा? इससे पहले बाय निंगबिंग जवाब देती, वॉन्ग टैंग बीच में बोल पड़ा, थोड़ा सा चिढ़कर। उसने आइस एम्प्रेस के बारे में क्या कहा था याद है? समसारा सील में जो छोटी निंगबिंग दिख रही है वो मर चुकी है। वो बिल्कुल भी यहाँ खड़ी आइस एम्प्रेस नहीं हो सकती। तो फिर क्या होगा आगे? आइस एम्प्रेस को कैसे पता हो सकता है? तभी बाय निंगबिंग की आवाज आई, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सीधी। जब मैं बहुत छोटी थी मुझे बहुत ही भयानक कष्ट झेला था। उसके ज्यादा डिटेल्स मुझे याद नहीं, बस इतना याद है जब मेरी आंख खुली मेरे मास्टर वहां खड़े थे। आफ्टर दैट मैंने उन्हें अपना गुरु मान लिया और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई जहां मैं आज खड़ी हूं। ये सुनते ही बहुत सारे कल्टीवेटर्स आपस में स्पेकुलेट करने लगे, क्या ऐसा हो सकता है कि जब यंग हेवनली एम्परर ने व्हाइट ब्राउड मंक को मारा था तब किसी अजीब किस्मत के खेल से आइस एम्प्रेस दोबारा जिंदा हो गई हो? वॉन्ग टैंग ने तुरंत सोचा, ये बिल्कुल नामुमकिन है। छोटी निंगबिंग का वापस जिंदा होना उसका कोई चांस नहीं था। और रही बात आइस एम्प्रेस की, इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी शख्सियत जरूर किसी रेक्लूसिव लेजेंड जैसे मास्टर की डिसाइपल रही होगी। समसारा सील के दर्द को सह रही बाय निंगबिंग जैसे ही उसने अपने मास्टर के बारे में सोचा उसके दिल में एक शांत सी गर्मी, एक सुकून भर गया। मेरे मास्टर बहुत पहले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी पावर का लेवल आज भी मैं उसकी लिमिट तक नहीं देख पाती। ये सुनते ही सब लोग स्टन रह गए और वॉन्ग टैंग ने एक गहरी सांस ली। हल्का सा अफसोस उसकी आवाज में था। क्या अफसोस है?
अगर तुम्हारे मास्टर जिंदा होते और हमारे साथ मिलकर हेवनली एम्परर को गिराने आते तो एम्परर का कोई चांस नहीं बचता। वाई निंगबिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो समझ गई थी वोंग टेंग को सिर्फ इतनी परवाह थी कि उसका मास्टर जिंदा है या नहीं, क्योंकि अगर होता तो हेवनली एम्परर जो उसका भाई था उसे हराना आसान हो जाता। जैसे ही ये ख्याल उसके मन में आया उसके दिल में वोंग टेंग के लिए सिर्फ नफरत और तुच्छता रह गई। इस वक्त व्हाइट ब्राउड मंक पूरी तरह पीछे हट रहा था। उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था और उसकी उंगलियां बेकंट्रोल कांप रही थीं। उसने काउंटलेस ट्रेजर्स फेंके थे, लेकिन हर एक ट्रेजर उस लड़के ने तोड़ कर रख दिया था और सब कुछ सिर्फ एक चीज की वजह से हो रहा था, वो गोल्डन ग्रेट स्वॉर्ड। अब व्हाइट ब्राउड मंक लॉसेस के बारे में सोच भी नहीं रहा था। उसकी बस एक ही सोच थी, जिंदा बचना। तभी अचानक उसने नोटिस किया कि लड़के ने अपनी तलवार वापस रख ली और वो उसे छोटी लड़की के सामने पकड़कर खड़ा है। व्हाइट ब्राउड मंक की आंखें चमक उठी। उसे समझ आ गया ये लड़का उस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा है, भले ही वो ऑलरेडी मर चुकी हो। और तुरंत व्हाइट ब्राउड मंक ने एक भयानक प्रेशर रिलीज किया, सीधा लड़की के बॉडी को क्रश करने के लिए। अब मैं एक ही वक्त में निंगबिंग को बचाते हुए लड़ रहा था। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मुझे ऑफेंस छोड़कर डिफेंस पे स्विच करना पड़ा। और जब व्हाइट ब्राउड मंक हर अटैक निंगबिंग को टारगेट करके कर रहा था, मैं धीरे धीरे पीछे धकेलता जा रहा था। अलायंस के कुछ मेंबर्स ये सब देख नहीं पाए। वो गुस्से में उसे गाली देने लगे। व्हाइट ब्राउड मंक, खुद को सेक्ट मास्टर बोलते हो, एक डेड बॉडी को टारगेट कर रहे हो, तुम हर कल्टीवेटर के लिए शर्म हो। लेकिन व्हाइट ब्राउड मंक रुकने वाला नहीं था, क्योंकि वो बार बार निंगबिंग को टारगेट कर रहा था। मुझे अपनी सारी स्ट्रेंथ सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने में लगानी पड़ रही थी। मैं बिल्कुल भी ऑफेंस नहीं कर पा रहा था और अब तो डिफेंस होल्ड करना भी मुश्किल होता जा रहा था। तभी व्हाइट ब्राउड मंक ने अपना मौका देख लिया। उसने अपनी टेक्निक लॉन्च की, 9 यिन ब्लड हैंड। एक मैसिव ब्लड रेड पाम सीधा मेरी तरफ गिरा, लेकिन उसका असली टारगेट मैं नहीं था, वो निंगबिंग थी। मेरे पास स्वॉर्ड से ब्लॉक करने का वक्त ही नहीं था। सिर्फ इंस्टिंक्ट पे मैं घूम गया और वो वार अपनी पीठ पर ले लिया। उस एक ब्लो से मेरे मुंह से खून का बड़ा सा घूंट बाहर आ गया और सबके सामने मेरी ऑरा विजिबली कमजोर होने लगी। उसके बाद व्हाइट ब्राउड मंक ने वही मूव बार बार यूज करना शुरू कर दिया और जब स्वॉर्ड से ब्लॉक करने का कोई तरीका नहीं था, मुझे हर वार अपने शरीर से ही सहना पड़ रहा था। इस पॉइंट पर मैं जिंदा बचूंगा भी या नहीं ये किसी को पता नहीं था। पूरी अलायंस दर्द और बेचैनी में थी। प्लीज उसे छोड़ दो, वो पहले ही जा चुकी है, ये वर्थ नहीं है, उसमें अब सांस भी नहीं बची, बस भाग जाओ, खुद को बचा लो। सबको पता था उनकी आवाज समसारा सील के अंदर तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन फिर भी वो उम्मीद कर रहे थे यंग हेवनली एम्परर बस निंगबिंग को छोड़ दे। अगर वो ऐसा करता तो शायद उसके पास अभी भी बचने का एक चांस होता। वो इतनी हद तक खुद को क्यों पुश कर रहा था? शायद उसके दिल में अभी भी एक छोटी सी उम्मीद थी कि अगर वो निंगबिंग के बॉडी को सेफ रखे तो कभी ना कभी किसी दूर के फ्यूचर में उसकी छोटी बहन वापस आ सके। चाहे लोग हेवनली एम्परर के बारे में जो कहें, इस मोमेंट में उसका निंगबिंग के लिए प्यार और डिवोशन बिल्कुल सच्चा था। और वहीं समसारा सील के सामने खड़ी बाई निंगबिंग, उसका चेहरा टूट गया। उसकी एक्सप्रेशन विजिबली हिल गई थी, जैसे उसका दिल जोर से कांप उठा हो। अचानक उसे कुछ याद आया, एक बात जो उसके भाई ने कभी गांव वालों से कही थी, ये मेरी छोटी बहन है, जब तक मेरे पास खाने को होगा ये कभी भूखी नहीं रहेगी, कभी भी नहीं। इस वक्त बाय निंगबिंग के दिल में एक अजीब सी कसक उठ रही थी। वो बेचैनी से चाहती थी कि उस यादों वाली छोटी लड़की वही हो, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहती थी कि वो लड़की उसी हो, क्योंकि अगर सच में वो लड़की उसी निकली तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो हेवनली एम्परर का सामना कैसे करेगी। उस भाई का जिसे उसने धोखा दिया था और जो सिर्फ कुछ ही दिनों में रिफाइन होने वाला था। तभी व्हाइट ब्राउ मंक की ठंडी और जलील करने वाली आवाज गूंजी, ब्रदर किड, तुम तो खत्म हो चुके हो, अभी भी एक बेकार सी छोटी लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? उसकी हंसी और भी ज्यादा जहरीली हो गई। तुम्हारी डुअल प्यूपल्स एक बुढ़ा आदमी ले जाएगा। व्हाइट ब्राउ मंक जोर से हंस पड़ा। उसकी बात सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूट गया। मेरी छोटी बहन के बारे में एक शब्द भी मत बोलना, मैं तुझे अपने साथ सीधा नरक में घसीट कर ले जाऊंगा। उस पल मैं व्हाइट ब्राउ मंक की तरफ ऐसे दौड़ा जैसे कोई इंसान नहीं, एक पूरा का पूरा जंगली जानवर बन गया हूं। और उसी वक्त मेरा नैसेंट सोल धीरे धीरे मेरे शरीर से बाहर निकलने लगा। शुरू में व्हाइट ब्राउ मंक ने इसे इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया। अलायंस के मेंबर्स ये देखकर शॉक में जम गए। ये पागल हो गया है, ये सच में अपना नैसेंट सोल उड़ाने जा रहा है। सबको पता था
अगर ऐसा एक्सप्लोजन हुआ तो वो कभी दोबारा नैसेंट सोल रेल्म में वापस नहीं आ पाएगा। ये एक ऐसा सैक्रिफाइस था जिसका मतलब था अपनी पूरी फ्यूचर कल्टीवेशन खत्म कर देना। खुद वाइट ब्राउ मंक भी एक पल के लिए फ्रीज हो गया। उसने जिंदगी में बहुत नैसेंट सोल्स देखे थे, लेकिन ऐसा डरावना कभी नहीं। ज्यादातर लोगों के नैसेंट सोल्स सिर्फ एक मुट्ठी जितने होते हैं, लेकिन इस लड़के का नैसेंट सोल एक पूरी हवेली जैसा लग रहा था। एक पर्पल मैंशन, इतना बड़ा, इतना भयानक कि देखते ही देखते लोगों की सांसें रुक गईं। और फिर मेरा पर्पल मैंशन नैसेंट सोल फट गया। एक बेहद भयानक ब्लास्ट हुआ। उस एक्सप्लोजन ने वाइट ब्राउ मंक को पल भर में ही कई दशकों बुढ़ा बना दिया। उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया, उसकी जान जैसे पल भर में निकल गई हो। और सबसे बुरा, उसकी सोल को सीधा तबाह कर देने वाला वार लगा। एक ऐसा वार जो सिर्फ शरीर नहीं, रूह तक को हिला दे। ही बस एक गलत मोमेंट दूर था कंप्लीटली ऑब्लिटरेट होने से। पूरी अलायंस एक बिटर स्वीट दर्द में डूब गई थी। जो कुछ भी हेवनली एम्परर ने अपनी बहन के लिए किया था वो इतना ज्यादा हार्ट रेंचिंग था कि सबका दिल भर आया। इस वक्त वैंग टेंग ने बी निंग बिंग की तरफ मुड़कर कहा, आइस एम्प्रेस, यंग हेवनली एम्परर ने अभी अपना पर्पल मैंशन नेसेंट सोल खुद ही ब्लो अप कर दिया है। प्लीज समसारा सील से थोड़ा दूर हो जाओ। अभी तुम्हें खुद को इसी पेन से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। बी निंग बिंग जरा भी नहीं हिली। वो एक ऐसे लेवल का पेन इंड्योर कर रही थी जो लगभग अनइमेजिनेबल था। इवन उसके लिए भी होल्ड ऑन करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि समसारा सील के अंदर जो भाई था उसने एक बार भी अपनी भवें तक नहीं सिकोड़ी। ग्रैंड एम्परर रेल्म में एंटर करने के बाद बी निंग बिंग ने सालों तक रियल पेन फील ही नहीं किया था। पर अब जब ये पेन उसकी सेंसेस को हैमर कर रहा था, पुरानी यादों के टुकड़े उसके दिमाग में सरफेस होने लगे। उसे याद आया बचपन में वो पेन से बहुत डरती थी। ऐसा नहीं था कि ग्रैंड एम्परर बनने के बाद वो फेयरलेस हो गई थी, बल्कि सच ये था कि उसने बहुत लंबे टाइम से असली पेन फील ही नहीं किया था। क्योंकि जब वो छोटी थी उसका भाई हमेशा उसके साथ होता था और उसने कभी भी उसे हर्ट होने नहीं दिया, एक छोटी सी चोट तक नहीं लगने दी। विजन के सीन्स यंग हेवनली एम्परर और छोटी निंग बिंग विलेज में उसकी अपनी मेमोरीज के साथ ओवरलैप होने लगे। समसारा सील के अंदर वाइट ब्राउ मंक ने फिर से एक और मुंह भर खून थूक दिया। अब वो पूरी तरह से बिखर चुका था। उसकी कल्टीवेशन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म तक गिर चुकी थी, लेकिन उसके पास अभी भी इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो उस बच्चे को खत्म कर सके। वाइट ब्राउ मंक लगातार चीख रहा था, ड्यूअल प्यूपिल की पावर वो मेरी है। 2 डिवाइन वेपन्स कंडेंस करने के बाद मेरी आंखों से गोल्डन ब्लड लगातार बह रहा था। मैंने ड्यूअल प्यूपिल्स को फिर से यूज करने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं किया। मैं बहुत ज्यादा खत्म हो चुका था। जब मैंने वाइट ब्राउ मंक को मेरे और निंगबिंग की तरफ बढ़ते हुए देखा, मैंने अपने दांत भींच लिए और एक डिसीजन ले लिया। उस मोमेंट में मेरे बॉडी के अंदर जो वास्ट बाउंडलेस की सी था वो अचानक पूरा खुल गया और सब कुछ फुल फोर्स से मेरे ड्यूअल प्यूपल्स की तरफ सर्च करने लगा। अलायंस के मेंबर्स डर से चीख उठे। अगर उसने अपना सोर्स की इस तरह बर्न कर दिया तो वो जिंदगी भर के लिए क्रिपल्ड हो जाएगा। वो कभी दोबारा कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। और ऊपर से यंग हेवनली एम्परर का कीसी वहां मौजूद किसी भी इंसान से 1000 गुना बड़ा था। एक एवरेज कल्टीवेटर का कीसी मैक्सिमम एक नदी जितना होता था, लेकिन उसका वो तो बिल्कुल एक बेइंतहा समंदर जैसा था, बिल्कुल बाउंडलेस। ऐसी चीज को डिस्ट्रॉय होते देखना सच में एक बड़ी ट्रेजेडी थी। वाइट ब्राउ मंक ने भी मैसिव अमाउंट ऑफ एसेंस ब्लड बर्न किया अपने फाइनल ऑल आउट स्ट्राइक के लिए तैयार होते हुए, लेकिन वो अटैक लॉन्च करता उससे पहले ही मेरा ओवरवेलमिंग कीसी उसे पूरा का पूरा निगल गया। और उसी वक्त मेरा राइट ड्यूअल प्यूपिल ने एक टेरिफाइंग बीम ऑफ लाइट फायर की। पूरा स्पेस कांप उठा। एक डार्क लाइट की रेस सीधा वाइट ब्राउ मंक की तरफ शूट हुई। उसका बॉडी एक ही पल में 2 टुकड़ों में स्प्लिट हो गया। वाइट ब्राउ मंक खत्म हो चुका था और पूरी अलायंस बिल्कुल स्टन रह गई। ये लड़का इतना छोटा होते हुए भी ऑलरेडी ऑब्लिटरेशन डार्क लाइट मास्टर कर चुका था। सब लोग एक ही बात पर अग्री थे, यंग हेवनली एम्परर बिल्कुल अलग लेवल पर था, लेकिन नेसेंट सोल डेटोनेट हो चुका था और उसकी आंखों से गोल्डन ब्लड अभी भी बह रहा था। सब देख सकते थे कि यंग हेवनली एम्परर बस किसी तरह जिंदा था। अगर उसने अपनी बाहों में उस डेड लड़की को छोड़ने से मना नहीं किया होता तो शायद बात इतनी बुरी नहीं होती। और समसारा सील के सामने खड़ी बी निंग बिंग की खूबसूरत आंखें कांप रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि यंग हेवनली एम्परर ने इतना सब कैसे झेला। और जैसे जैसे वो सोचती गई और भी ज्यादा बचपन की यादें उसके दिमाग में क्लियर होने लगी। जैसे ही मैंने वाइट ब्राउ डाउइस्ट को कट डाउन किया, मेरा बॉडी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मैं सीधा नीचे जमीन की तरफ गिरने लगा। तभी अचानक वैंग टेंग फिर से बोल पड़ा, वेल,
अब तो काफी क्लियर हो गया है। हेवनली एम्परर का ड्यूअल प्यूपल, स्पेसिफिकली राइट आई, सिर्फ ऑब्लिटरेशन डार्क लाइट रखता है, रेस्टोरेशन व्हाइट लाइट बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब जब उसने बाद में फोर्सफुली आइस एम्परस का ड्यूअल प्यूपल लिया था तो सिर्फ उसकी रेस्टोरेशन व्हाइट लाइट चुराने के लिए लिया था। जैसे ही वांग टेंग ने यह कहा, रूम में मौजूद हर कल्टीवेटर ने तुरंत बी निंगबिंग की तरफ देखा और सबको कुछ अजीब सा फील हुआ, क्योंकि लोगों ने बी निंगबिंग को ट्विन प्यूपल्स यूज करते हुए देखा था, लेकिन वो रिवाइवल वाली व्हाइट लाइट जैसा बिल्कुल नहीं लगता था। और ये बात बी निंगबिंग से बेहतर कोई नहीं जानता था। उसने कभी भी एक बार भी रिवाइवल की व्हाइट लाइट यूज नहीं की थी। उसके ट्विन प्यूपल्स हमेशा प्योर डिस्ट्रक्शन की फोर्स रहे थे, ऑब्लिटरेशन की ब्लैक लाइट। तभी अचानक एक क्रेजी सी थ्योरी बी निंगबिंग के दिमाग में फ्लैश हुई। वो खुद को शांत ही नहीं कर पा रही थी। नो वे, ये लिटरली इम्पॉसिबल है। मैं बहुत ही हाइट से फ्री फॉल कर रहा था, इस ड्रॉप से बचने का कोई चांस नहीं था। लेकिन उसी मोमेंट जो स्पेशल रिफ्ट मैंने अभी अपनी ब्लैक लाइट ऑफ ऑब्लिटरेशन से काटा था, उसमें से अचानक एक सूखा हुआ हड्डी जैसा हाथ बाहर निकला। उसने मुझे टाइट पकड़ लिया और मैं आराम से धीरे धीरे जमीन की तरफ उतरने लगा। वांग टेंग ने ठंडी सी हंसी निकाली। ये इंसान तियान श्वान का सबसे बड़ा सिनर माना जाता है, और फिर भी उसने यंग हेवनली एम्परर को बचा लिया। अगला ही पल एक कमजोर सी बहुत पुरानी शक्ल वाली फिगर उस स्पेशल रिफ्ट से बाहर आई। वो एक बूढ़ी औरत थी, सफेद बाल, पुराना सा चेहरा, और अलायंस के बीच से बी निंगबिंग जोर से हाँफ गई। मास्टर, ये और कोई नहीं, बी निंगबिंग की खुद की टीचर थी। पूरी अलायंस बिल्कुल पागल सी हो गई शॉक में। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये जो बुढ़ी औरत अभी आई थी वो एम्प्रेस निंगबिंग की मास्टर निकली। वांग टैंग का चेहरा तुरंत उतर गया। वो अंदर से कांप गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही वो उसके बारे में बकवास कर रहा था। एम्प्रेस निंगबिंग, मैंने आपकी मास्टर का कोई डिसरिस्पेक्ट करने का इरादा नहीं था, और थैंक यू सीनियर मेरी जान बचाने के लिए। मैंने बहुत मुश्किल से उस बुढ़ी औरत को बो किया। वो नरम सी मुस्कान के साथ बोली, इट्स फाइन, मैं एक अलग स्पेशल डायमेंशन में थी जब मैंने तुम्हें रिफ्ट कट करते हुए सेंस किया। मैं कहती हूँ ये सब किस्मत है। तभी अचानक मेरे दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ और उम्मीद की एक आखिरी चिंगारी मेरे अंदर जग उठी। प्लीज सीनियर, मेरी छोटी बहन को बचा लीजिए। जब मैंने ये कहा, वो सीधा मेरी तरफ देखने लगी। बुढ़ी औरत ने बिल्कुल सीधे और ठंडे टोन में जवाब दिया, वो ऑलरेडी मर चुकी है। डेड लोगों का मेरे लिए कोई यूज नहीं होता, मैं उसे क्यों बचाऊं। पूरी अलायंस एकदम से चुप हो गई। सबको लगा था कि ये दयालु सी बुढ़ी औरत ऑब्वियसली छोटी निंगबिंग को वापस जिंदा कर देगी, लेकिन रियलिटी ने सबको जोर से थप्पड़ मारा और बी निंगबिंग वहीं की वहीं जम गई। तो मास्टर सिर्फ तभी मुझसे अच्छा बर्ताव करती थी क्योंकि मेरे पास ट्विन प्यूपल्स थे। बी निंगबिंग को सीधा दिल पर जोर का झटका लगा। उस मोमेंट उसे समझ आया, दुनिया में कोई भी बिना रीजन के काइंड नहीं होता। लेकिन फिर थियान डी ने जो छोटी निंगबिंग के साथ किया जब उसे कुछ भी गेन नहीं होना था, उसका क्या मतलब था। उसी वक्त बी निंगबिंग को लगा कि उसकी पूरी बिलीफ सिस्टम हिलने लगी है। जब मैंने देखा कि बुढ़ी औरत छोटी निंगबिंग को बचाने से मना कर रही है, मैं बेचैन हो गया। सीनियर, मैं भी आपके लिए बेसिकली एक मरा हुआ आदमी ही हूं, तो आपने मुझे क्यों बचाया लेकिन मेरी बहन को नहीं। बुढ़ी औरत फिर से हल्की सी मुस्कुराई। तुम अलग हो, तुम मेरे लिए यूजफुल हो क्योंकि तुम्हारे पास ट्विन प्यूपल्स हैं। किड, गलत आइडिया मत लेना, मैं यहाँ तुम्हारे ट्विन प्यूपल्स लेने नहीं आई हूँ, बल्कि बिल्कुल ऑपोजिट। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मैं बिल्कुल कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखने लगा। बुढ़ी औरत ने बात जारी रखी, आई एम अ मेंबर ऑफ द हाई वन सेक्ट। हाई वन सेक्ट एंशिएंट एरा से भी पहले डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन उसकी सुप्रीम लेगेसी अभी भी एग्जिस्ट करती है। मैंने सालों तक किसी ऐसे इंसान को ढूंढा है जो इस लेगेसी को कैरी कर सके। मुझे लगता था कि इस दुनिया में कोई भी उसके लायक नहीं है, और फिर मैं तुमसे मिला। तुम्हारे टैलेंट के लेवल के साथ तुम हाई वन सेक्ट को बिल्कुल वापस उसकी पुरानी ग्लोरी तक ले जा सकते हो। अलायंस के अंदर वांग टैंग अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कभी उसके साथ क्यों नहीं होता। जब उसने यंग हेवनली एम्परर को क्लियरली टेम्प्टेड होता देखा, वांग टैंग ताना मारते हुए बोला, मेरी नजर से देखूं तो यंग हेवनली एम्परर इतना इंप्रेसिव भी नहीं है। वो ये सब सिर्फ स्ट्रॉन्गर होने के लिए कर रहा है, बस वही एक रीजन है। वांग टैंग ने बात खत्म की, अंदर से बहुत स्मग फील करते हुए, क्योंकि उसके दिमाग में वो और हेवनली एम्परर इतने डिफरेंट नहीं थे। तभी मेमोरी लूप के अंदर यंग हेवनली एम्परर ने बोलना शुरू किया, अगर मैं ये लेगेसी ले लूं तो क्या मैं अपनी बहन को बचा सकता हूं। वांग टैंग सच में समझ ही नहीं पाया ये बात। यंग हेवनली एम्परर खुद के लिए ये नहीं कर रहा था, वो अपनी बहन को बचाने के लिए पावर चाहता था। बुढ़ी औरत ने सीधा जवाब दिया, नहीं, क्योंकि तुम्हारी बहन ऑलरेडी मर चुकी है। ना तुम ना यहाँ खड़ा कोई ग्रेट एम्परर तुम्हारी बहन को वापस ला सकता है। ये सुनते ही मेरा चेहरा बिल्कुल ब्लैंक हो गया। उस केस में ये पावर मेरे लिए बेकार है।
बुढ़ी औरत अब अपना कंपोजर नहीं संभाल पा रही थी। अच्छे से सोचो, इवन अगर तुम अपनी बहन को इस लेगेसी से बचा नहीं सकते तो भी ये तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस ला सकती है। ऐसी चीज कैसी यूजलेस हो सकती है? मैंने बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया। मेरा नेसेंट सोल टूट चुका है, मेरा एनर्जी सी बिल्कुल खाली हो चुका है। मैं एक डेड मैन जैसा हूं। मेरे पास तुम्हारी लेगेसी का वेट करने का टाइम नहीं है। बुढ़ी औरत हल्की सी मुस्कुराई। तुम्हारे पास ट्विन प्यूपल्स हैं, सिर्फ ये एक बात ही तुम्हें सबसे ऊपर रखती है। ट्विन प्यूपल्स की इन्नेट पावर से तुम्हारी इंजरीज बहुत जल्दी हील हो सकती हैं। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया चमका। क्या होगा अगर मेरी बहन के पास ट्विन प्यूपल्स हों? क्या वो हाइवान सेक्ट की लेगेसी रिसीव कर सकती है? और अगर उसने लेगेसी रिसीव कर ली, क्या वो वापस जिंदा हो सकती है? ये बात पूरी अलायंस पर बिजली की तरह गिरी। क्या हेवनली एम्परर ने अभी वही कहा जो हम सोच रहे हैं? वो अपनी आंख अपनी बहन को देने वाला है और फिर छोटी निंगबिंग लेगेसी रिसीव करेगी और वापस जिंदा हो जाएगी। ये ट्विन प्यूपल्स की बात हो रही है। कौन अपने होश में ऐसी चीज बस दे देगा? रुको, अगर ये सच में उस वक्त काम कर गया था तो जो ट्विन प्यूपल्स एम्प्रेस निंगबिंग के पास अभी हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई उस सेंटेंस को पूरा करने की, बिकॉज इम्प्लीकेशन बहुत ही ज्यादा मैसिव थी। और बिंगबिंग जब मेमोरी लूप के थ्रू देख रही थी वो बिल्कुल ओवरवेल्म्ड हो गई। ये आंखें क्या सच में मेरे भाई की थी? बट मैंने तो लिटरली उन्हें स्टैब किया था। ब्रदर, मैं अब तुम्हारा सामना कैसे करूंगी? वोंग टोंग तुरंत आगे बढ़ा, सबको काम करने के लिए। ओवरथिंक मत करो, हेवनली एम्परर डेफिनेटली फेल हो चुका है। लिटिल निंगबिंग मर चुकी है। ये एक हार्ड फैक्ट है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ओल्ड वुमन क्लियरली मेरी बात से शेकन लग रही थी। काफी देर तक सोचने के बाद फाइनली वो बोली, किड, मैं तुम्हारी सिस्टर के लिए तुम्हारा प्यार रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मुझे सच बोलना पड़ेगा। इवन अगर तुम उसे अपने ट्विन प्यूपल्स दे भी दो, वो फिर भी एक डेड पर्सन ही रहेगी। और एक डेड पर्सन हेवान सेक्ट का लेगेसी रिसीव नहीं कर सकता। मेरी आंखें सडनली चमक उठी। सीनियर, आप बिल्कुल सही कह रही हो, डेड पर्सन लेगेसी रिसीव नहीं कर सकता। बट सीनियर, आप मेरी सिस्टर को पहले वापस जिंदा भी तो कर सकती हैं, राइट? ओल्ड वुमन थोड़ी फ्लस्टर्ड हो गई। आर यू सीरियस? अभी मैंने कब कहा कि मैं उसे वापस जिंदा कर सकती हूँ? मैं रोका नहीं। अगर आप सच में नहीं कर सकती होती तो इतनी देर से ये सब डिस्कस ही नहीं होता। आप उसे बचा सकती हैं सीनियर। मुझे सिर्फ एक आंसर चाहिए, क्या आपके पास मेरी सिस्टर को बचाने की एबिलिटी है या नहीं? मुझे एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी और ये ओल्ड वुमन झूठ नहीं बोल सकती थी। काफी लंबी साइलेंस के बाद फाइनली उसने जवाब दिया, फाइन, तुम सही कह रही हो। इवन एक ग्रेट एम्परर भी तुम्हारी सिस्टर को नहीं बचा सका, बट मैं बचा सकती हूँ। अलायंस में सब लोग गैस्प कर गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये ओल्ड वुमन एक्चुअली कितनी पावरफुल है। वोंग टोंग तुरंत बोल पड़ा, एम्प्रेस निंगबिंग की मास्टर सच में नेक्स्ट लेवल पर है। नो वंडर इवन एम्प्रेस निंगबिंग भी अपनी मास्टर की ट्रू कल्टिवेशन देख नहीं पाई। किसी अजीब रीजन से वोंग टोंग को हमेशा इस ओल्ड वुमन से एक स्ट्रेंज ऑलमोस्ट इथीरियल फीलिंग आती थी, जैसे कुछ तो ऑफ हो। फिर अचानक वो दोबारा बोली, बट मैं उसे नहीं बचाऊंगी। तुम हैवान सेक्ट के लिए सबसे सूटेबल एयर हो। मैंने बिना झिझक जवाब दिया, नहीं सीनियर, आप उसे बचाओगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में उसके पास मेरे ट्विन प्यूपल्स होने वाले हैं। और ये बोलते ही मैंने ऐसा मूव किया जैसे मैं अपनी आंख खुद निकालने वाला हूं। ओल्ड वुमन ऑलमोस्ट उछल पड़ी। किड, कोई पागलपन मत करो। इवन अगर मैं उसे वापस ला भी दूं और उसकी सोल रिकॉल कर दूं, वो फिर भी एक लिविंग डेड स्टेट में ही रहेगी। मैंने तुरंत पूछा, लेकिन अगर मेरी सिस्टर लेगेसी रिसीव कर लेती है तो क्या वो फुली रिस्टोर हो सकती है? ओल्ड वुमन कुछ बोलना चाहती थी लेकिन वो झूठ बोल नहीं सकती थी। धीरे से उसने सर हिला दिया। बस मेरे लिए इतना ही काफी है। इतना कहकर मैंने एक हाथ अपने ट्विन प्यूपिल पर रखा और दूसरा लिटिल निंगबिंग के एम्प्टी आई सॉकेट पर। ओल्ड वुमन अभी भी मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी बात सुनना बंद कर दिया था। अगला ही मोमेंट मैंने ट्विन प्यूपिल्स की डिवाइन एबिलिटी एक्टिवेट कर दी, टेक्निक ऑफ द प्यूपिल। बिंगबिंग जो मेमोरी लूप के थ्रू देख रही थी, अचानक पीछे लड़खड़ा गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। टेक्निक ऑफ द प्यूपिल इतना ज्यादा हर्ट करता है? ये तो नेसेंट सोल एक्सप्लोड होने से या एनर्जी सी ड्रेन होने से भी कहीं ज्यादा पेनफुल है। क्राउड में से किसी ने पूछ लिया, क्या किसी ने पहले फोर्सिबली उसकी डिवाइन आइज नहीं निकाली थी? तो क्या ये उसकी पहली बार है इतना पेन फील करने की? बिंगबिंग ने धीरे से सर हिलाया। उस टाइम हेवनली एम्परर ने मुझे पहले ही नॉकआउट कर दिया था। मुझे कुछ पता नहीं चला था। जब मैं होश में आई तब तक मेरे ट्विन प्यूपिल्स ऑलरेडी गायब थे। तब अचानक बिंगबिंग को एक रियलाइजेशन हुआ। शायद उस स्टोरी में और भी कुछ था जो मुझे नहीं पता, वरना उसका भाई ये काम तब भी कर सकता था जब वो अवेक होती और उसे हर सेकंड का पेन फील करवाता। काफी लंबा वक्त बीत गया। मैं ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले पेन को झेलते हुए भी समहाउ टिका रहा। व्हेन सब कुछ फाइनली खत्म हुआ, मेरी राइट आई एकदम नॉर्मल आई बन चुकी थी। सीनियर, प्लीज मेरी सिस्टर को बचा लीजिए। उस एक काम ने ही मेरी ऑलमोस्ट सारी स्ट्रेंथ निकाल दी थी। मैं बिल्कुल खाली सा महसूस कर रहा था। ओल्ड वुमन ने एक हैवी सा साई लिया,
जैसे मजबूरी में, और धीरे धीरे एक फॉर्मेशन एरे सेट करना शुरू किया। उसी वक्त एक मैसिव सोल एनर्जी का सर्ज बाहर फूट पड़ा। कुछ ही देर बाद मैंने देखा लिटिल निंगबिंग की सोल आसमान से धीरे धीरे नीचे ड्रिफ्ट करती हुई आ रही थी। ओल्ड वुमन की सोल कॉलिंग टेक्निक के अंडर लिटिल निंगबिंग का पेल सा फेस जल्दी जल्दी कलर वापस पाने लगा और फिर उसने दोबारा सांस लेना शुरू कर दिया। थैंक यू सीनियर, मैंने तुरंत कहा। सीनियर, प्लीज मेरी सिस्टर को हैवान सेक्ट लेगेसी अभी दे दीजिए। ओल्ड वुमन ने सोल कॉलिंग रोक दी और धीरे से बोली, लेगेसी का साइट यहाँ नहीं है। थोड़ी देर में मैं उसे स्पेशल रिफ्ट के थ्रू लेगेसी ग्राउंड्स ले जाऊंगी। फिर उसने सीधा मेरी तरफ देखा और कहा, एक बार वो चली गई, पता नहीं तुम दोनों दोबारा कब मिलोगे। मैंने हल्की सी हूं की आवाज निकाली और लिटिल निंगबिंग को अपनी बाहों में जोर से पकड़ लिया, जैसे उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहता था। लेकिन कुछ ही पल बाद मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सीनियर, प्लीज मेरी सिस्टर को हैवान सेक्ट लेगेसी ग्राउंड्स ले जाइए। ओल्ड वुमन ने हाथ हिलाया और लिटिल निंगबिंग सबसे पहले स्पेशल रिफ्ट में एंटर कर गई। ओल्ड वुमन ने धीरे से कहा, तुम्हारी सिस्टर का सफर पता नहीं कितना लंबा होगा। जब वो वापस आएगी वो तुम्हें कैसे ढूंढेगी? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, इसकी चिंता मत कीजिए, शायद तब तक मैं जिंदा ही ना रहूं। ये सुनते ही ओल्ड वुमन की आंखें हल्का सा कांप उठीं। उसे समझ आ गया था कि जो अभी फेयरवेल हुआ था वो एक फाइनल गुड बाय था, एक भाई का अपनी सिस्टर से। कुछ पल सोचने के बाद ओल्ड वुमन ने अपना हाथ उठाया और मेरे बॉडी में एक सोल मार्क प्रेस कर दिया। जब तुम्हारी सिस्टर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस आएगी, अगर तुम तब भी जिंदा हुए तो वो इस मार्क की मदद से तुम्हें ढूंढ लेगी। मैंने मुश्किल से लफ्ज निकाले। थैंक यू सीनियर। मुझे पता था ये मार्क शायद ज़्यादा मैटर ना करे, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए एक उम्मीद का सहारा बन गया था, एक वजह जिंदा रहने की। ओल्ड वुमन ने हल्का सा रिग्रेट के साथ कहा, कितना अफसोस है, मेरा फर्ज सिर्फ एक सक्सेसर ढूंढना है। लेगेसी ग्राउंड्स के सारे रिसोर्सेज सिर्फ एयर के होते हैं, मुझे उन्हें यूज करने का कोई हक नहीं है, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी इंजरीज ट्रीट करने के लिए मेडिसिन जरूर देती। लेकिन थोड़ी देर रुकने के बाद ओल्ड वुमन ने फिर भी कई स्ट्रीम्स ऑफ सोल एनर्जी मेरे अंदर भेज दी। वो सोल एनर्जी धीरे धीरे मेरी सोल को नरिश करने लगी। मैं क्लियरली महसूस कर सकता था मेरी कंडीशन अब पहले जैसी नियर डेड वाली नहीं रही थी। कम से कम अब मैं अपनी जान बचा सकता था। मैंने उसे कंफ्यूज नजरों से देखा। ओल्ड वुमन हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मैं हैवान सेक्ट के रिसोर्सेज तुम्हारे लिए यूज नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी खुद की पावर से तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। जैसे तुम देख सकते हो मैं बहुत पहले मर चुकी हूँ, अब मैं सिर्फ एक सोल बॉडी के रूप में एग्जिस्ट करती हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हारी सिस्टर की सोल को वापस बुला पाई, लेकिन इस स्टेट में मैं सिर्फ तुम्हारी सोल को नरिश कर सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या एम्प्रेस निंगबिंग की मास्टर एक सोल बॉडी है? ये रेवलेशन पूरी अलायंस में बॉम्ब की तरह फट गया और बिंग बिंग को फाइनली अपना जवाब मिल गया। तो मास्टर हमेशा से एक सोल बॉडी थी, इसीलिए मुझे हमेशा लगता था कुछ अजीब सा है, जैसे मास्टर सच में पूरी तरह वहां होती ही नहीं थी। अब सब कुछ समझ आ रहा है। हियरिंग द ओल्ड वुमन्स वर्ड्स, मैंने ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन वैंग टोंग क्लियरली विजिबली हिल गया था। वो मान ही नहीं पा रहा था कि यंग हेवनली एम्परर का जजमेंट उससे इतना ज्यादा बेटर हो सकता है। ये बात उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। हैवान सेक्ट में हर पोटेंशियल एयर को हर सवाल का बिल्कुल सच और ऑनेस्टली जवाब देना पड़ता है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन तुम्हारी बहन के कंपैरिजन में यंग मैन, तुम तो उस स्टैंडर्ड को बहुत आगे निकल गए हो। अगर मैं हैवान सेक्ट की अकेली गार्डियन ना होती तो मेरे पास किसी की सोल वापस बुलाने की एबिलिटी ही नहीं होती, और अगर तुमने उसकी बॉडी को परफेक्टली इंटैक्ट ना रखा होता तो उसकी सोल के पास वापस आने के लिए कोई जगह ही नहीं होती। शायद ये छोटी लड़की और हैवान सेक्ट का मिलना वक्त की किस्मत ही था। थैंक यू सीनियर, आप मेरी बहन की सबसे बड़ी बेनिफैक्टर हो। मैं मुश्किल से दोबारा उसके सामने झुक गया। लेकिन सीनियर, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आपने मेरी हेल्प क्यों की। मेरे ट्विन प्यूपल्स खो दिए, मेरा नेसेंट सोल डिस्ट्रॉय हो चुका है, मेरा एनर्जी सी भी खत्म हो चुका है, मैं तो अब पूरी तरह यूजलेस हो चुका हूं, फिर भी आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? ओल्ड वुमन बस हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कौन कहता है तुम यूजलेस हो किड? मैं तुम में लिमिटलेस पोटेंशियल देख रही हूं। अगर तुम जिंदा रह गए तो तुम्हारा फ्यूचर मेरी इमेजिनेशन से भी बाहर होगा, और जिस तरह तुम अपनी बहन से इतना प्यार करते हो, नेचुरली तुम उसकी प्रोटेक्शन करोगे, और इनडायरेक्टली इसका मतलब होगा हैवान सेक्ट के एयर की प्रोटेक्शन। ये कैसे यूजलेस हो सकता है? यंग मैन, मुझे लगता है अगर तुम सफल हो गए तो तुम्हारी बहन पूरी जिंदगी सेफ एंड साउंड रहेगी, और ऑनेस्टली उसे सेफ रखने वाला हैवान सेक्ट का लेगेसी नहीं होगा बल्कि तुम होगे। अलायंस में मौजूद सब लोग ओल्ड वुमन की दूरदृष्टि देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वो बिल्कुल सही कह रही थी। एम्प्रेस निंगबिंग की पूरी जर्नी में उसकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन एक्चुअली उसका हेवनली एम्परर भाई ही था, ना कि कोई लेगेसी। सोचो,
बिंग बिंग के पास ट्विन प्यूपल्स थे और वो इतनी खूबसूरत थी। जब वो अभी वीक थी तो वो टारगेट कैसे ना बनती, लेकिन जब उसका भाई एक इनविंसिबल हेवनली एम्परर था तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बिंग बिंग को हाथ लगा सके। अगर हेवनली एम्परर सबको इंटिमिडेट कंट्रोल में ना रखता तो बिंग बिंग शायद काफी पहले ही मर चुकी होती। वो अपने भाई की इतनी कर्जदार थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहां से रीपे करना शुरू करे। अब मुझे समझ आ गया आपने मुझे क्यों बचाया। थैंक यू एल्डर, मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। ओल्ड वुमन फिर से मुस्कुराई और बोली, अच्छा अगर ऐसा है तो मेरे पास एक छोटी सी फेवर है। अगर कभी तुम्हें मेरे सेक्ट के डिसेंडेंट्स मिले तो उनकी मदद जरूर करना। मैंने जोर से सर हिलाया। समझ गया। अगर मुझे कभी आपके छोड़े हुए लोग मिले तो मैं उन्हें अपनी जान से भी प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर ओल्ड वुमन का चेहरा फाइनली नर्म पड़ गया। गुड गुड, अब टाइम हो गया है, मुझे तुम्हारी बहन को अब ले जाना होगा। किड, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। जब वो जाने ही वाली थी तब अचानक मेरे दिमाग में एक बात चमकी। एल्डर, क्या आपने कभी यान लॉरा पैलेस नाम की किसी फैक्शन के बारे में सुना है? ओल्ड वुमन ने गहरी सोच में थोड़ी देर ली, फिर सर हिला दिया। इतनी नॉलेजेबल होने के बावजूद उसने कभी यान लॉरा पैलेस का नाम तक नहीं सुना था। जाने से पहले उसने मुझे एक आखिरी सवाल पूछा। किड, तुमने अपनी बहन के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। अगर रोल्स रिवर्स हो जाते तो क्या वो भी तुम्हारे लिए वही सब करती?